हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 29 अक्टूबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग that in case you find this video helpful, you can let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. और अगर आपने विजन IAS एक्सप्लेनेशन वीडियोस जो चैनल पे अपलोड हो गई हैं वो अभी तक नहीं देखी है तो मैं आई बटन में लिंक कर दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। सो ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। जो पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है। फ्रॉम 2611 साइट, इंडिया एंड US सीक लिस्टिंग ऑफ टेररिस्ट, चाइना सेज डोंट पॉलिटिसाइज। ऑलराइट, देखिए ये आर्टिकल के साथ साथ हम कुछ और भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको याद हो, अराउंड 2 से 3 दिन पहले एक आर्टिकल आया था जिसमें लिखा था कि इंडियन साइड ये कह रही है कि हमें सूडान मॉडल अपनाना पड़ेगा। तो क्या था सूडान मॉडल, ये मैंने आपको बताया था। देखिए 2005 के आसपास क्या हुआ था, बहुत सारे सूडान बेस्ड टेरर ग्रुप्स थे, बहुत सारे सूडान बेस्ड टेररिस्ट ऐसे थे जो बार बार उनको डेजिग्नेट करने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रपोज किया जाता था, लेकिन बार बार चाइना उन्हें, जैसे आज हमारे प्रपोज किए गए टेररिस्ट के खिलाफ होल्ड पे रखती है, उस समय पे भी होल्ड पे रख रही थी कि हमें टेक्निकल इश्यूज देखने हैं एंड ऑल ऑफ दैट। तो फाइनली यूनाइटेड स्टेट्स ने और बाकी कंट्रीज ने मिलकर हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पे जहां पे भी कॉन्फ्रेंस होती थी यूनाइटेड नेशंस की, प्रेशर बिल्ड करना शुरू कर दिया कि देखिए सूडानीज टेररिस्ट को हमें लिस्ट करना पड़ेगा, डेजिग्नेट करना पड़ेगा। तो फाइनली इतना प्रेशर हो गया कि 2005 में यूनाइटेड नेशंस का एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया जिसका नाम है 1591। ठीक है, तो उस रेजोल्यूशन को स्पेसिफिकली सूडान के लिए ही अडॉप्ट किया गया, जो ऑब्वियसली उसमें 3 लोगों ने एब्सटेन किया, यानी कि रशिया, चाइना और अल्जीरिया ने एब्सटेन किया, यानी कि एब्सेंट रहना चूज किया। उन्होंने ना फेवर में वोट किया ना अगेंस्ट, क्योंकि इतना पॉलिटिकल प्रेशर डेवलप हो गया था, सब मानने लगे थे कि इनको टेरर करार करना बहुत जरूरी है टेररिस्ट। तो ऑब्वियसली चाइना अगेंस्ट वोट नहीं कर सकती थी। तो इस तरह से इंडिया भी चाहता है कि जो साजिद मीर या फिर जितने भी 2611 साइड के मास्टरमाइंड्स हैं या बाकी भी लश्कर ए तैयबा के, तो उसको हमें डेजिग्नेट करवाने के लिए 1267 सैंक्शंस कमेटी में अब पॉलिटिकल प्रेशर, इस तरह का हर कॉन्फ्रेंस पे बातें करना हमें करना पड़ेगा। ये हमने उस आर्टिकल में देखा था, उसी का मैनिफेस्टेशन आप आज देख रहे हैं। तो फाइनली आपको पता है कि हम क्या होल्ड करने वाले थे, हम UN की काउंटर टेररिज्म कॉन्फ्रेंस को होल्ड करने वाले थे फ्राइडे को मुंबई में। तो वही हुआ है। देखिए हमें पता है कि इसका बैकग्राउंड क्या है। चाइना ब्लॉक कर रहा है 5 पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट, गिवन द फैक्ट चाइना और पाकिस्तान ऑल वेदर अलाइज हैं। तो अब वो उन्हें बार बार होल्ड पे रख रहे हैं, हमारे और US द्वारा जो एक जॉइंट प्रपोजल है कि इन्हें डेजिग्नेट किया जाए टेररिस्ट के रूप में। तो फाइनली यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया ने मिलकर वही सूडानीज मॉडल को अडॉप्ट करते हुए प्रेशर जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है। देखिए इसका एक फॉलो अप आर्टिकल दूसरे पेज पे भी आया है, वो डिस्कस करना बहुत जरूरी है। 5 पॉइंट ऐसे हैं जो आपसे वर्बैटिम पेपर में पूछे जा सकते हैं कि आप 5 पॉइंट्स जो एग्जैक्टली मिस्टर जयशंकर ने इस काउंटर टेरर मीट पे बोले उनको प्लीज मेंशन करिए। तो आपके लिए वो जानना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, तो फाइनली अब क्या हुआ है हम और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा है। ऑलराइट, तो इन्होंने क्या कहा है, देखिए एक मेमोरियल पे इन्होंने विजिट किया जहाँ पे 2611 अटैक्स हुए थे, है ना। तो ये सब कुछ हो रहा है और आपको ये भी पता है कि इस कॉन्फ्रेंस पे 15 मेंबर्स जो अभी करंट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, मतलब 5 परमानेंट और 10 जो नॉन परमानेंट, जिसमें से इंडिया भी एक मेंबर है, वो तो प्रेजेंट थे ही थे, लेकिन साथ में अब आपको पता है इंडिया का 2 साल का टेन्योर खत्म होने वाला है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो अब जो आने वाले 5 मेंबर्स हैं वो लोग भी, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी प्रेजेंट थे। ये कॉन्फ्रेंस होल्ड की गई थी ताजमहल पैलेस होटल पे। देखिए ताजमहल पैलेस होटल जो था वो भी एक साइट था जो 2008 में टेरर अटैक हुआ था, उनमें से एक साइट ये भी थी। तो वहीं पे इसे होल्ड किया गया है। बहुत सारे लोग कहीं एम्प्लॉयज थे वहां पे, रिसेप्शनिस्ट थे जो ताज होटल पे, उन्होंने भी बोला है इस कॉन्फ्रेंस, जो सर्वाइव कर गए, कहीं लोगों की वाइफ्स, कहीं लोगों के हस्बैंड्स जिनके विक्टिम्स के, उन्होंने भी आके काफी परसुएड करना शुरू किया है। तो आप देख सकते हैं चाइना का रिस्पॉन्स एज यूजुअल जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। चाइना ने बोला है देखिए प्लीज आप इस तरह का म्यूचुअल एक्यूजेशंस प्लीज अवॉइड करिए। हमें पता है कि आप किसकी तरफ हिंट कर रहे हैं, आप हमारी तरफ हिंट कर रहे हैं कि हम डेजिग्नेट नहीं होने दे रहे। तो सो प्लीज डू नॉट पोलिटिसाइज टेक्निकल इशूज। अब इन्होंने ऐसा क्यों बोला कि हम टेक्निकल इशू जैसी तो कोई बात है ही नहीं यहाँ पे।
तो इसीलिए इन्होंने बोला, क्योंकि ये जो स्पेशल मीटिंग है यूनाइटेड नेशंस काउंटर टेररिज्म कमेटी की, इसका जो आप थीम पढ़ेंगे वो यही है, countering the use of new and emerging technologies for terrorist purposes, यानी कि जो नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं, जैसे बिटकॉइंस, इस तरह से वो लोग टेरर फंडिंग अडॉप्ट कर रहे हैं, इन सारी टेक्नोलॉजीज को काउंटर करना टेररिस्ट पर्पसेस के लिए। तो इन्होंने यही बोला है कि आप ऐसे टेक्निकल इश्यूज पे बात करने आए थे, ये क्या शुरू हो गए हो आप, ठीक है। तो यही इन्होंने बोलने की कोशिश की है। ओके, अब देखिए, ना ही सिर्फ मुंबई में फ्राइडे को इसे कंडक्ट किया गया, इस कॉन्फ्रेंस का एक सेकंड लेग हमारे न्यू दिल्ली में भी कंडक्ट की जाएगी सैटरडे को। तो इसका कल की न्यूज़पेपर में फॉलो अप आएगा, जो हम डिस्कस करेंगे फाइनली सॉल्यूशंस क्या क्या हर कंट्री द्वारा प्रोवाइड किए गए, दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों दिन के जितने भी प्रॉब्लम्स और जितने भी सॉल्यूशंस को प्रपोज किया गया, हम दोनों ही दिन का ये देखेंगे पूरे डिटेल में। ओके, तो देखिए फाइनली इन्होंने यही कहा है। ऑलराइट, देखिए इस कॉन्फ्रेंस पे बहुत कुछ हुआ, एक प्रेजेंटेशन चलाई गई। अब उस प्रेजेंटेशन पे क्या हुआ है हम देख लेते हैं। I'll just move on to the next page. Alright, now here we are. तो उसमें बेसिकली क्या हुआ, इस प्रेजेंटेशन में जो हमारी साइड ने प्ले किया, उसमें साजिद मीर, जिसको हमने बेसिकली अभी प्रपोज भी किया है कि 1267 सैंक्शंस कमेटी में इनका नाम इंक्लूड किया जाए, जिसको ब्लॉक कर दिया चाइना ने, ही वाज वन ऑफ द अटैक प्लानर्स। उनकी ऑडियो क्लिप चलाई गई, जिसमें बेसिकली साजिद मीर को बोलता हुआ सुना जा रहा है कि आप प्लीज टेररिस्ट को, वो कह रहे हैं, कमांड दे रहे हैं कि अटैक करिए, शूट करिए नारिमन हाउस पे, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे बोली गई है। ऑलराइट, और साथ साथ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन जस्ट लेट मी जस्ट थिंक और कुछ है यहाँ पे कि नहीं। व्हेन इट कम्स टू प्रोस्क्राइबिंग सम ऑफ दोज टेररिस्ट, द सिक्योरिटी काउंसिल, अब देखिए ये मिस्टर जयशंकर ने बोला है, ये स्टेटमेंट मिस्टर जयशंकर ने बोली है, एज आई हैव मार्क्ड हियर, कि देखिए बहुत बार सिक्योरिटी काउंसिल एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, लेकिन हम बहुत ही खेद के साथ ये कहते हैं कि पॉलिटिकल कंसिडरेशंस की वजह से, हम इनडायरेक्टली हिंट कर रहे हैं चाइना पे, पॉलिटिकल कंसिडरेशंस की वजह से बहुत बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक सही मैनर में एक्ट नहीं कर पाया है, जो ऑब्वियसली इंपिंज करता है हमारी कलेक्टिव क्रेडिबिलिटी और कलेक्टिव इंटरेस्ट को। देखिए, टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई सिर्फ एक कंट्री की कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि टेररिज्म ऑफ कोर्स नोज नो बाउंडर्स, ओके, बाउंड्रीज और बॉर्डर्स, ओके, ये बात आपको पता है। तो ऑब्वियसली अगर आप आज चाइना ब्लॉक कर रही है, तो अगर पाकिस्तान में आप इतने सारे ब्रिजेस बना रहे हो, है ना, BRI के तहत, तो वहां पे जो आपके चाइनीज ऑफिशियल्स वहां पे जाते हैं सुपरवाइज करने के लिए, उन पे भी तो टेरर अटैक्स हो रहे हैं। आप कब तक टेररिज्म के खिलाफ बोलने से चुप बैठेंगे? ऑब्वियसली पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप्स जो हैं वो चाइनीज ऑफिशियल्स के खिलाफ भी एक्ट करना शुरू कर रहे हैं। अभी रिसेंटली 5 लोगों की वहां पे मौत हुई है। तो इसीलिए ये कलेक्टिव इंटरेस्ट है। अब जयशंकर ने और क्या क्या बोला है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप अपने जो सिक्योरिटी के क्वेश्चंस होते हैं, आप वर्बैटिम ऐसे लिख सकते हैं दैट मनी इज द लाइफ ब्लड ऑफ टेररिज्म। अगर आप टेरर फंडिंग नहीं मिलेगी तो आप इतने बड़े बड़े अटैक्स प्लान कैसे करोगे? तो यही चीज इन्होंने बोली है। ओके, तो इस रिगार्ड में बेसिकली मिस्टर जयशंकर ने 5 पॉइंट सजेशन दी है यूनाइटेड नेशंस काउंटर टेररिज्म कमेटी को, कि आप इस पे कंसिडर करिए, हम इसका फॉलो अप कल डिस्कस करेंगे, इन्होंने ऐसा बोला है। देखिए, इसके साथ साथ मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि भारत की यूनाइटेड नेशंस को सजेस्ट की गई टेररिज्म की डेफिनेशन क्या है, आप उसे जाकर पढ़ें। ये एक बहुत ओल्ड इशू है, हम 1990 से इसको प्रपोज कर रहे हैं कि टेररिज्म की डेफिनेशन पे तो आप प्लीज मान जाइए। यूनाइटेड स्टेट्स जैसे फॉर एग्जांपल कहता है कि देखिए टेररिज्म 2 तरीके का होता है, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म। जो हमारी कंट्री दूसरे रीजन्स में जाके कर रही है वो गुड टेररिज्म है, क्योंकि हम बुरे टेररिज्म को हटाना चाहते हैं और हमें कुछ इस वजह से फोर्स करना पड़ता है। लेकिन इंडिया कहती है देखिए ऐसे तो कुछ होता ही नहीं है, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, जो भी ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट हो रहा है, जो फोर्स यूज किया जा रहा है, दैट इज टेररिज्म, है ना। तो ये आप प्लीज कॉन्सेप्ट खुद से जाके पढ़िए आज। ओके, तो हम देख लेते हैं 5 पॉइंट सजेशन क्या है। इन्होंने बोला है इफेक्टिव एंड सस्टेन्ड एफर्ट्स। ओके, देखिए जैसे कि आपको पता ही है, अभी फंडिंग की बात हुई है, तो पहला पॉइंट भी टेरर फंडिंग को काउंटर करने के लिए है, बिकॉज ऑफ कोर्स इट लाइज एट द हार्ट ऑफ द इशू। ऑफ कोर्स आप काउंटर कर ही नहीं सकते टेररिज्म को जब तक आप उनका फंडिंग नहीं काउंटर कर देते, ठीक है। तो इन्होंने बोला है ना ही सिर्फ हमें नॉर्मेटिव एफर्ट्स लेने चाहिए यूनाइटेड नेशंस पे, बल्कि हमें कोलैबोरेट करना चाहिए यूनाइटेड नेशंस को और इंस्टीट्यूशंस के साथ, जैसे कि FATF, तो आप जानते ही है किस तरह से FATF ने ग्रे लिस्ट करके पाकिस्तान को इतना प्रेशराइज किया कि कुछ कुछ उनको टेरर ग्रुप्स को, टेररिस्ट को जेल भी करना पड़ा, और कुछ
एंटाई टेरर फंडिंग लॉज भी लाने पड़े। तो इनसे हमें कोलैबोरेट करना चाहिए। और साथ में एगमॉन्ट ग्रुप, देखिए एगमॉन्ट ग्रुप के बारे में भी हमने बहुत रिसेंटली डिस्कस किया था, ये भी शायद आपसे कहीं पे मेंशन हो सकता है और आपको समझ ना आए। तो बेसिकली एक वेस्टर्न इनिशिएटिव है ये, इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ओनली बट वेस्टर्न इन नेचर, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, टोरंटो कनाडा। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करता है ग्रुप, ये 100 से भी ज्यादा जो कंट्री के फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं उससे आपस में ये लोग सारी कंट्रीज इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, टेरर फाइनेंसिंग हुई है, क्या क्या केसेस हैं, हमारा यहाँ का जो कोई टेरर अटैक हुआ था उसका जो मास्टरमाइंड है शायद आपकी कंट्री में हो सकता है, वहां से मनी लॉन्डर लिंक है। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करते हैं। बहुत रिसेंटली अगर आपको याद होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर इनकी एक कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जिसका नाम था नो मनी फॉर टेरर। ओके, अब फाइनली हम सेकंड देखते हैं। सेकंड इन्होंने, पहला हमने देख लिया फंडिंग से रिलेटेड पॉइंट था, दूसरा अब हम क्या देखेंगे, ऑफ कोर्स इट आल्सो बिकम्स वेरी ऑब्वियस कि हमने क्या बोला है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, मिस्टर जयशंकर ने कहा है कि बहुत खेद है कि सही से फंक्शन नहीं कर पाती। तो इन्होंने अब बोला है कि ट्रांसपेरेंट मैनर में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फंक्शन करे। ठीक है, अपने सैंक्शन रजीम यानी कि 1267 सैंक्शन रजीम में भी ट्रांसपेरेंट मैनर आए एंड मेक श्योर दैट दे आर नॉट रेंडर्ड इनइफेक्टिव फॉर पॉलिटिकल रीजंस। पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, पॉलिटिकल कंसिडरेशंस की वजह से आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ही इनइफेक्टिव रेंडर कर देते हैं, जो पर्पस है उसका वो तो कर ही नहीं पा रही। ठीक है, तो ये दोनों तो ऑब्वियस पॉइंट्स हो गए। थर्ड पॉइंट हम देख लेते हैं, इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कंसर्टेड एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट एंड देयर स्पॉन्सर्स इंक्लूडिंग थ्रू डिसमेंटल्ड। अब देखिए उन्होंने बोला है कि जो टेररिस्ट सेफ हेवन्स हैं, सेंचुरीज हैं या ट्रेनिंग ग्राउंड हैं उनके, या फिनेंशियल और आइडियोलॉजिकल एज वेल एज पॉलिटिकल सपोर्ट स्ट्रक्चर्स हैं उनकी, उनको कर्ब किया जाए। ठीक है, तो ये इन्होंने बोला है। अब देखिए कहाँ पे हैं ट्रेनिंग ग्राउंड्स, आपको पता है अफगानिस्तान, तालिबान सेफ हेवन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हमने बहुत रिसेंटली अभी देखा क्या हुआ था, जवाहिरी को जहां मारा गया यूनाइटेड स्टेट्स के ड्रोन ने आके, वो कहाँ पे था, एक पॉश बंगलो में खड़े हुए थे अपनी बालकनी में, पॉश बंगलो के। तो आप देख सकते हैं, तो तालिबान का सपोर्ट है ना। तो ये इन्होंने कहा है। अब हम फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट ये है टेररिज्म नेक्सस। नाउ दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टेररिज्म अकेला टेररिज्म हो रहा है ऐसा कुछ नहीं है। टेररिज्म अब बहुत सारे और क्राइम्स के साथ जुड़ा होता है, जैसे नार्कोटिक्स ट्रैफिकिंग या आर्म्स ट्रैफिकिंग, इलिसिट ड्रग्स ट्रैफिकिंग, इस तरह से। अब क्योंकि ये लिंक हमें बहुत अच्छे से पता है तो हमें सबको एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में डील करना चाहिए। ओके, लास्ट पॉइंट, ओवर द इयर्स टेररिस्ट ग्रुप्स हैव डाइवर्सिफाइड देयर फंडिंग पोर्टफोलियो। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ऑब्वियस पॉइंट है। पांचवा पॉइंट भी ऑब्वियस पॉइंट इसीलिए है क्योंकि आपको पता है टेक्नोलॉजिकल इशू है, ये टेक्नोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस है। तो इन्होंने भी यही बोला है, बहुत सारी वर्चुअल करेंसीज अपनी फंड रेज करने के लिए, बिटकॉइंस या फिर क्रिप्टोज, इस तरह की चीजों को भी जो एनोनिमिटी प्रोवाइड करती हैं इस तरह के टेररिस्ट को, तो हमें इन इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज को भी देखना चाहिए कहीं वो उनकी फंडिंग के लिए यूज ना की जाए। तो इन्होंने यही बोला है कि जो अब कल मीटिंग होगी हम देखेंगे किस तरह से बाकी कंट्रीज इन सारे पॉइंट्स पे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। तो कल की न्यूज़पेपर इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब देखिए फाइनली एक और आज आपको पता है आर्टिकल आया है, ये द हिंदू में आर्टिकल्स नहीं आए हैं इस तरह के आज। हर्बिसाइड टॉलरेंट कॉटन सेट टू बी रेकमेंडेड बाय GEAC। अब देखिए क्या हुआ है, GM मस्टर्ड के बारे में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि किस तरह से उसमें 3 एलियन जीन्स हैं, यानी कि बार स्टार, बारनेज और बार जीन, है ना। ये सब कुछ हमने देख लिया कि इन्वायरमेंटल रिलीज के लिए उसको नोट दे दिया गया है। यूनाइटेड जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री है उसका जो एक ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है GEAC, उनके द्वारा ये सब कुछ हम देख चुके हैं। अब एक और चांस है कि एक और GM कॉटन वैरायटी को अब नॉड मिलने वाला है इन्वायरमेंटल रिलीज के लिए। इन्वायरमेंटल रिलीज बेसिकली क्या होता है कि आप उन्हें एक थोड़े से प्लॉट पे उगाइए, उसको कमर्शियल कल्टीवेशन करने से पहले आप इन्वायरमेंटल रिलीज करेंगे। ठीक है, कि कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा, उनके जो जिस तरह के पॉलिनेटर्स उस पे आके बैठ रहे हैं, लाइफ साइकिल, इकोसिस्टम तो नहीं इम्पैक्ट हो रहा, सीड्स वायबल हैं कि नहीं, इस तरह की कुछ कुछ चीजें आप देख लीजिए इससे पहले कि उसे कमर्शियली अवेलेबल किया जाए। तो फाइनली क्या हुआ है, हमने देखा था कि ट्रांसजेनिक जो हाइब्रिड मस्टर्ड है, GM मस्टर्ड, धारा मस्टर्ड 11, ठीक है, उसको नोट देने के बाद हमारे जो बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेटर हैं GEAC, वो फाइनली बहुत होपफुल है हम कि रेकमेंड करने वाले हैं इन्वायरमेंटल रिलीज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन of German multinational company Bayer AG that allows farmers to spray the herbicide glyphosate।
अब देखिए, आप समझने की कोशिश करिए, बीटी कॉटन के बारे में आप जानते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि जीएम क्रॉप्स जितनी भी हैं, जीएम क्रॉप्स का कॉन्सेप्ट, या फिर जीएमओस, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, बाकी एनिमल्स, इन सब का जितना भी एग्जाम्पल्स है इंडिया से रिलेटेड, वैसे भी क्या प्रोसेस है, कौन से जीन्स ऐड किए गए हैं, सब कुछ आप बहुत डिटेल में पढ़ें। ठीक है, तो देखिए, बीटी कॉटन के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, ये सिर्फ पहली जीएम क्रॉप ऐसी है जिसका कमर्शियल कल्टीवेशन हमारी कंट्री में हो रहा है। सो मच सो के जो एक टाइम पे कंट्री इंपोर्टर हुआ करती थी कॉटन की, वो आज सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है कॉटन की। ठीक है, तो बीटी कॉटन को बेसिकली क्या प्रोवाइड किया गया था? बीटी कॉटन को प्रोवाइड किया गया था पेस्ट रेजिस्टेंस, क्योंकि हर बार उसमें पेस्ट लग जाता था, कीड़े लग जाते थे, जिस वजह से आधी कपास खराब हो जाती थी। ठीक है, तो उसको पेस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया गया था कुछ दो एलियन जीन्स के द्वारा, जिसका नाम है Cry1AC एंड Cry2AB। ओके, तो हम देख लेते हैं ये जो नई वैरायटी आ रही है बीटी कॉटन की, एक वो क्या है। तो देखिए, ये ट्रांसजेनिक कॉटन है। ट्रांस मैंने आपको बताया था, जेनिक आपको पता है, जब एक बाहर से जीन लाके, ट्रांस मतलब आउटसाइड, ठीक है, जब बाहर से एक जीन लाके आप में इंक्लूड कर दिया जाएगा, इंसर्ट कर दिया जाएगा, उसको ट्रांसजेनिक बोलते हैं। तो एक नया ट्रांसजेनिक कॉटन जिसका नाम है बॉलगार्ड 2, राउंड अप रेडी फ्लेक्स BG2, RRF, ये 3 तरह के एलियन जीन्स कंटेन करता है। पहले दो जो हैं वो Cry1AC और Cry2AB है, जिसको बेसिकली आइसोलेट यानी कि कहाँ से लिया गया है, एक सॉइल बैक्टीरियम द्वारा जिसका नाम है Bacillus thuringiensis, या फिर बीटी से ही आपको पता चल रहा है। ऑलराइट, तो ये बेसिकली दो जीन्स मिलके क्या करते हैं, ये दो जीन्स, देखिए जीन क्या होता है, जीन अल्टीमेटली प्रोटीन्स बनाता है। ठीक है, तो ये कौन से, ये जो जीन है ये किन तरह के प्रोटीन्स के लिए कोड करते हैं? ये कोड करते हैं इस तरह के प्रोटीन्स जो टॉक्सिक हैं, किसको, यानी कि बेसिकली क्या होगा, अमेरिकन बॉलवॉर्म या फिर स्पॉटेड बॉलवॉर्म या टोबैको कैटरपिलर इंसेक्ट, अगर इन पे बैठेंगे और इसको थोड़ा सा भी स्वॉलो करने की कोशिश करेंगे, तो क्योंकि इसके अंदर ये बीटी वाला जीन जले हुए हैं दो, तो फिर जैसे ही वो इस तरह के केमिकल्स को इनहेल करेंगे, उनका पूरा गट सिस्टम एकदम खराब हो जाएगा, और एंड दे विल डाई ऑटोमेटिकली। कुछ ही फ्रैक्शंस ऑफ टाइम में, कुछ ही फ्रैक्शंस ऑफ मिनट में उनकी डेथ हो जाएगी। तो इससे बेसिकली पेस्ट रेजिस्टेंस मिल जाता है। ओके, अब तीसरा जीन कौन सा है? तीसरा जीन है CP4EPSPS। अब इसको कहाँ से लिया गया है? इसको भी एक सॉइल बैक्टीरियम से ही लिया गया है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस। ठीक है, तो आप इनको जरूर याद करिए, स्पेशली GF मस्टर्ड और बीटी, ये जो हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी आ रहा है, बीटी कॉटन, इसके बारे में देखिए कि उसमें 3 जीन्स कहाँ से लिए गए थे, और इसमें तो उसमें मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेप्टोमाइसिस, और उसमें भी बैसिलस से ही लिया गया था, अमाइलोलिक्विफेशंस। ठीक है, तो आप कंपेयर कर सकते हैं। तो अब ये जो तीसरा जीन है ये क्या करेगा, हम ये भी देख लेते हैं। एक यही जीन है बेसिकली जो इस क्रॉप को टॉलरेंट बना देगा, एक हर्बिसाइड जो काफी चीप अवेलेबल है। अब देखिए, फार्मर्स जो हर्बिसाइड यूज करते हैं वो ऑब्वियसली जो अफोर्डेबल हो, तो ग्लाइफोसेट एक ऐसा ही हर्बिसाइड है। लेकिन अगर आप नॉर्मल बीटी कॉटन या सिर्फ कॉटन के ऊपर, ये अगर नॉर्मल कॉटन के ऊपर से छिड़केंगे, तो अब देखिए इस वाले हर्बिसाइड को ये नहीं पता कि ये कॉटन है या वीड है, तो ये दोनों को मार देता है। तो इस वजह से क्या होगा, आपकी कॉटन खराब हो जाएगी, आपकी सारी मेहनत बर्बाद। तो इसीलिए इस वैरायटी का काफी यूज होगा, क्योंकि ग्लाइफोसेट अगर एक आम फार्मर छिड़केगा या स्प्रे करेगा, तो उससे उनका क्रॉप जो है वो साबित रहेगी, वो उसको कुछ नहीं होगा, सिर्फ वीड्स मरेंगे। तो यही टॉलरेंस प्रोवाइड करता है ये तीसरा एलियन जीन। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू अनदर आर्टिकल। अब देखिए, ये डेफिनेटली आप जरूर मेंशन करिएगा, अगर आप ऐसे में भी यूज कर सकते हैं एक पूरे स्टोरी के फॉर्म में, कि ऐसा एग्जिस्ट करता है और ये अनथिंकेबल है कि आज भी ये सब कुछ हो रहा है। तो इन तरह की चीजें आप बिल्कुल विमेन के ऊपर इश्यूज देखिए, क्यों जेंडर का इशू तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही, कितनी सारी चीजें इवॉल्व हो रही हैं, जैसे जेंडर पैरिटी अभी हम डिस्कस करेंगे, उस पर भी एडिटोरियल आया है, यानी कि सेम पे मिलना, जो BCCI का ऑर्डर आया है। लेकिन फिर भी एक्चुअल में क्या हो रहा है विमेन के साथ या गर्ल्स के साथ? ओके, ऑक्शन ऑफ गर्ल्स NCW फॉर्म्स फैक्ट फाइंडिंग टीम, गहलोत सेज विल एक्ट। तो फाइनली कुछ एक रिपोर्ट्स आई हैं सामने, दैनिक भास्कर जो एक न्यूज रिपोर्टिंग चैनल है, उनके द्वारा सामने एक रिपोर्ट आई है राजस्थान के बेसिकली केसेस से रिलेटेड। तो उसमें कहा गया है, इफ आई रीड द रिपोर्ट,
तो इस रिपोर्ट ने कहा है, देखिए फाइनली हमें बहुत सारे ऐसे केसेस पता चले हैं कि जब भी दो पार्टीज के बीच में कोई फाइनेंशियल डिस्प्यूट होता है, किसी ने किसी का कुछ देना है वापस लेकिन अभी तक लोन पे बैक नहीं किया, इस तरह का कुछ भी होता है, तो अगर कोई एक एक पार्टी जिसको बेसिकली लोन वापस करना है, उसके पास अब इतने पैसे नहीं है, तो वो क्या करते हैं, अपनी 8 से 18 साल की जो बच्चियां हैं या फिर उनके घर पे जितनी विमेन है उनको ऑक्शन कर देते हैं कि ठीक है आप बदले में ये ले लो, हम पैसे नहीं दे सकते, आप ये ले लो, ठीक है। तो फिर इन बच्चियों के साथ क्या होता है, दे आर सेंट टू यूपी, एमपी, मुंबई, दिल्ली एंड इवन फॉरेन कंट्रीज। फिर उनको वहां पे फिजिकल अब्यूज, टॉर्चर, सेक्सुअल असॉल्ट, इस तरह का स्लेवरी वाला कंडीशन जीना पड़ता है। तो हम देख सकते हैं कि क्या आप समझ कह रहे हो, मतलब क्या समझा हुआ है, कमोडिटी टू एक्सचेंज, मतलब आप देख सकते हैं किस तरह की चीजें आज भी एग्जिस्ट करती हैं इफ द रिपोर्ट्स आर राइट। ओके, तो नेशनल कमीशन फॉर विमेन और राजस्थान स्टेट कमीशन फॉर विमेन ने बेसिकली इन मीडिया रिपोर्ट्स को पढ़ा है और इसका कॉग्निजेंस लिया है, विच क्लेम दैट ये सब कुछ हम देख चुके हैं। अब चीफ मिनिस्टर जो है राजस्थान के अशोक गहलोत जी, अभी फाइनली वो इस समय गुजरात में है, तो पर उन्होंने बोला है कि हम ऑलरेडी एक टीम बना चुके हैं, अगर ये इस तरह का जो रिपोर्ट सामने आई है वो रियल है तो हम किसी भी इंसान को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। अब फाइनली जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उन्होंने रिस्पॉन्स मांगा है चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी, जो 4 हफ्तों में बेसिकली अपना रिस्पॉन्स देंगे। ऑलराइट, closing the gap. Now this is exactly the editorial I was talking about. Men and women both will now receive the same match fees. ये हम प्रॉपरली कल डिस्कस कर चुके हैं, बीसीसीआई का ऑर्डर क्या है मैंने आपको कल भी बताया था, और देखिए ये एडिटोरियल तो आज आया है, वो मैंने अपना व्यू एनालिसिस कल ही आपको दे दिया था। इस सेम फीस आपको मिलेगी मैच खेलने के लिए, उससे तो तब सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा ना जब नंबर ऑफ मैचेस आप कंपेयर करेंगे। एक जो मेल इंटरनेशनल क्रिकेटर है जितने नंबर ऑफ मैचेस खेल रहा है, विमेन उतनी खेल ही नहीं रही, तो सिर्फ अगर वो क्रिकेट के सारे मैचेस भी खेल लें तो मैक्सिमम अगर हम 2000 जितने भी लाइंड अप हैं 2020 से 22 से 2024 तक के जितने भी मैचेस लाइंड अप हैं हम देख लें तो मैक्सिमम 3 करोड़ कमा पाएंगे अगर सारे भी खेल लें मैचेस वो। और एक जो मेल इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर है उनको स्पॉन्सर्स भी मिलेंगे, कितना उनका वैल्यूएशन होता है, इस तरह की चीजें, और साथ में वो कम से कम 10.5 करोड़ तो सिर्फ मैच फीस से कमा लेगा। तो बेसिकली यही बोला, इट्स अ गुड स्टेप, इट्स अ वेलकम स्टेप, डेफिनेटली सो, पर अभी देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। ओके, यही एडिटोरियल कहता है द बीसीसीआई हु इज मैंडेट, क्योंकि बीसीसीआई का मैंडेट क्या है कि आपको प्रमोट करना है, गेम को, क्रिकेट को प्रमोट करना है, ठीक है। तो बेसिकली अब आपका अगर मैंडेट ही यही है तो आप ज्यादा मैचेस के लिए पुश करना शुरू कीजिए। ओके, तो ये यहाँ पे इन्होंने एक सजेशन दी है जो आप लिख भी सकते हैं। स्पोर्ट्स के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, स्पोर्ट्स गवर्नेंस के ऊपर बहुत सारी चीजें आएंगी ही, एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली, ठीक है। तो बेसिकली आपको यही करना, इसमें आप लिख सकते हैं कि क्या कर सकती है बीसीसीआई, विमेंस आईपीएल अनाउंस कर सकती है। इंडियन प्रीमियर लीग आपको पता है कि देयर आर 2 रिलीजन्स, एक होता है अपना रिलीजन जो बेसिकली फॉलो करते हैं हम, और दूसरा हमारी कंट्री के लिए एक है क्रिकेट। क्रिकेट इज द सेकंड रिलीजन। तो इसीलिए जब इंडियन प्रीमियर लीग होती है, किस तरह की फैन फॉलोइंग है, इससे ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा, ज्यादा नंबर ऑफ मैचेस वो खेलेंगे, ठीक है। तो फाइनली इन्होंने यही बोला है कि फार रीचिंग चेंजेस जो ग्राउंड लेवल पे आएंगे वो इसी से आएंगे। ओके, अब देखिए ये तो हो गई क्रिकेट की बात। तो जेंडर पैरिटी पे के टर्म्स में सिर्फ क्रिकेट में ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी भी हम देखें, बाकी हर स्तर पे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये जो जेंडर डिवाइड है ये क्रिकेट फील्ड तक लिंक सीमित नहीं है, ये यहाँ पे भी यही चीज लिखी है, क्योंकि अगर आप विमेन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट देखेंगे इट इज कंसिडरेबली लो देन दैट ऑफ मेन फॉर विमेन, ठीक है। तो यहीं पे ये सारी चीजें लिखी हैं, और ऑब्वियसली ये बात एक ओपन सीक्रेट है कि सेम ऑक्यूपेशन के लिए, सेम पोस्ट के लिए एक लड़की को कम पे किया जाता है और एक लड़के को ज्यादा। ऐसा क्यों है? दिस इज obviously the gender wage gap. Okay, on this issue India fares poorly when compared to other countries. अगर हम बाकी कंट्रीज से खुद को कंपेयर करें, हम ये जो पे गैप है एक मेल और फीमेल में, उसमें हम बहुत पुअरली फेयर करते हैं। ओके, इनफैक्ट उन कंट्रीज से भी पुअर है हम जो हमारे बिल्कुल लेवल ऑफ इकोनॉमी हमारी सेम है जिनके साथ। अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट देखें 2022 की, उसमें हमने रैंक किया है 135 आउट ऑफ 146 कंट्रीज। तो आप देख सकते हैं जेंडर गैप इंडेक्स में हम कहाँ लाए करते हैं। ऑलराइट, विद द कंट्री फेयरिंग पुअरली ऑन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी। देखिए विमेन के लिए
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ही उतनी नहीं है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन को भी एनकरेज नहीं किया जा रहा है। ये बात आपको पता है, स्पेशली रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन उनका कम हो गया है। डेटा प्रेजेंटेड इन द रिपोर्ट शोज दैट देयर आर फ्यू फर्म्स विद मेजॉरिटी फीमेल ओनरशिप। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही कम फर्म्स ऐसी हैं जिसमें मेजॉरिटी फीमेल ओनरशिप है, या फिर टॉप मैनेजर्स के रूप में हम विमेन को देखते हैं। अगर हम ILO का ग्लोबल वेज रिपोर्ट देखें 2018 से 19 का, तो वो भी यही कहता है कि जो मीन जेंडर पे गैप है बेस्ड ऑन आवरली वेजेस इन इंडिया, इट वाज 34.5%। मतलब एक मैन जो है वो सेम जॉब के लिए 34.5% ज्यादा कमाता है एक वुमेन से। ठीक है, तो ये गैप इज द हाईएस्ट अमंग 73 कंट्रीज। अगर हम ILO की सारी कंट्रीज जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनमें से देखें, तो आप देख सकते हैं वेयर वी एग्जैक्टली लाई। ओके, गुड न्यूज और एल्स। नाउ दिस इज समथिंग ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, आपको पता है कि एक डिलेमा होता है हर कंट्री के पास, जो बेसिकली सपना देखती है, एस्पायर करती है कि हमारी कंट्री एक दिन इकोनॉमिकली नंबर 1 बन जाएगी। लेकिन एक डर है, यही चाइना का भी सपना है, चाइना नंबर 2 पे आ भी गया है। तो लेकिन चाइना को अब एक डर है कि हम वी शुडंट बिकम ओल्डर बिफोर वी बिकम रिच, है ना। क्योंकि वहां पे क्या हुआ है, वहां पे डेमोग्राफिक डिविडेंड कम होने लगा है, वहां की जो यंग पॉपुलेशन है वो कम होने लगी है। ठीक है, तो बेसिकली देखिए चाइना का खुद का ही किया हुआ है जो बेसिकली आज वो भुगत रहे हैं। तो हम देखते हैं, देखिए इसका ये आर्टिकल या एडिटोरियल हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही एक मिथ है। आई एम नॉट सेइंग कि पॉपुलेशन कुछ साल पहले कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मैं मानती हूँ वहां पे शायद पॉपुलेशन या जो हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट है, ठीक है, उसको आप कर सकते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल, लेकिन ये मिथ है। हमें पॉपुलेशन फोर्सफुली अथॉरिटेटिवली कंट्रोल नहीं करनी चाहिए। ऑलरेडी हम 2.1 टोटल फर्टिलिटी लेवल से कम है। ठीक है, तो जब हमारी 2.0 हो गई है तो हम क्यों इतना ज्यादा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ये एक मिथ है जो पूरे दिन मीडिया चलाती है और हम एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, आप सोच के देखिए, कहीं कहीं जगह, इनफैक्ट लक्षद्वीप, केरला और कहीं कहीं और भी, दिल्ली, इस जगहों पे तो फर्टिलिटी रेट इज ऑलमोस्ट अराउंड 1। तो आप सोच सकते हैं कि एक बच्चा, तो अब कहाँ, मतलब इस तरह से मत फोर्स करिए कभी जो चाइना आज भुगत रहा है वो हमें भी ना भुगतना पड़े। हमारा तो अब समय है, हमारे पास तो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यंग पीपल है, उनको ट्रेन करिए, एडुकेट करिए, उनकी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, उनको स्किल करिए। ये हमारा पोटेंशियल है जिसे हमें एक्चुअल में हार्नेस करना चाहिए, इससे पहले कि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड का टाइम चला जाए। ठीक है, तो यही एक कॉन्टेक्स्ट है जिसपे हम ये क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल एक फुल फ्लेजेड पॉपुलेशन पे क्वेश्चन बन सकता है। पॉपुलेशन पॉवर्टी, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली हम चाइना की अगर सिचुएशन देखें, ये एडिटोरियल बहुत ही उनका डोमेस्टिक सिनेरियो डिस्कस करता है। इट इज मेकिंग कॉल्स टू यंग पीपल। चाइना की एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या करना शुरू कर दिया है, वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स अब क्या करते हैं, जो न्यूली वेड्स हैं, यानी कि बिल्कुल नए अभी जिन्होंने शादी की है, उनको कॉल करके पूछते हैं कि आर यू प्रेग्नेंट येट, आप प्रेग्नेंट हो गए हैं कि नहीं हुए हैं। इस तरह की चीजें वहाँ पे हो रही हैं। दे स्टार्टेड स्ट्रांगली सजेस्टेड कि जितने भी नए कपल्स हैं वो अर्जेंटली रिप्रोड्यूस करना शुरू कर दें। देखिए, जब इनकी पॉलिसी आई थी, 1 चाइल्ड पॉलिसी, आप लोगों को रोक सकते हैं कि ठीक है कॉन्ट्रासेप्टिव्स, या हमारी कंट्री में भी जब 1980s 90s 70s 80s के टाइम पे ये था, हम दो हमारे दो का कॉन्सेप्ट था। आप लोगों को रोक सकते हैं रिप्रोड्यूस ना करने से, पर आप जबरदस्ती रिप्रोड्यूस करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते अपनी पॉपुलेशन को, क्योंकि अगर पूरा संसार बड़ा है तो चाइना भी इकोनॉमिकली बड़ी है, चाइना के आम लोग भी, अब जो विमेन है वहां की वो भी जॉब करती हैं। ठीक है, तो अब आप उनको इतने इतने टफ हेक्टिक स्केड्यूल जो उनका रोज का होता है जॉब का, बाकी जितना भी वो इंडिपेंडेंस आ गई है अब उनमें काम की, आप उनको ये नहीं कह सकते यू शुड स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग एज सुन एज यू गेट मैरिड। सो दिस इज डिफिकल्ट। ओके, अब यही हम देखते हैं। बेसिकली चाइनीज सोशल मीडिया हैज बीन रिप्लीट विद पोस्ट, दे आर ऑफ्टन क्विकली टेकन डाउन दो। अब देखिए, लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स क्या करते हैं, वो जैसे कि मैंने आपको बताया, कॉल करके ब्यूरोक्रेट्स ये पूछते हैं। देखिए, एक तो इन लॉज का जो प्रेशर होता है न्यूली वेड्स के ऊपर, वो तो आपको पता है, साथ में अगर स्टेट भी प्राइवेट डोमेन में एंटर कर जाए तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से प्राइवेट प्रिवेसी, इस तरह के जितने भी प्रिवेसी के कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको भी ब्रीच कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह पे यहाँ पे पूछा जा रहा है द प्रेशर। अब देखिए, ना ही सिर्फ ये जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं इनसे हमें पता चल रहा है, बल्कि जो अभी 20th कांग्रेस हुई है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की, उसमें भी शी जिनपिंग ने कंप्लीटली पब्लिकली डिक्लेयर किया है कि हमें कंसर्टेड कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट करेंगे ताकि हम बेसिकली बूस्ट कर सकें बर्थ रेट्स को हमारी कंट्री में।
ओके तो ऑब्वियसली आपको पता चल गया है, इट इज़ अ टॉप डाउन ऑब्सेशन विद बेबीज, यानी कि अब ऊपर से ये कमांड आएगी कि यू शुड स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग एज मच एज पॉसिबल। ओके द फैक्ट रिमेन्स दैट अब देखिए ये ना ही सिर्फ प्रिवेसी के पर्सपेक्टिव से अगेंस्ट है या फिर आप चॉइस ले रहे हैं, टॉप डाउन अप्रोच है, ठीक है, साथ ही साथ में ये एंटाई विमेन भी है, because you cannot ask a woman to stay at home because they should have babies, you're sapping initiative on the women's part. Okay, the fact, अब ये कुछ 2-3 पॉइंट आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो जस्ट टू रिमाइंड यू ऑफ दैट द फैक्ट रिमेन दैट चाइनाज वन चाइल्ड पॉलिसी जो बेसिकली 1980 से लेके 2015 तक थी, ओके उसका बहुत ही सोशल और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज हुए हैं जो हम आज देख रहे हैं। द सेटअप ऑफ द फैमिली एंड द बर्डन ऑफ केयर फॉर द एल्डरली थ्रेटन्स टू ओवरवेलम। अब देखिए ऐसा होगा अगर यंग लोग कम होते जाएंगे, जिनकी बूढ़े लोग ज्यादा होते जाएंगे, तो फिर इंश्योरेंस, पेंशन, इसका ये स्टेट पे बर्डन आना शुरू हो जाएगा, जो वो अपना इतने क्रूशल रिसोर्सेज को इन चीज़ों पे वेस्ट नहीं करना चाहते। वो नाउ इन अ बिड टू बूस्ट द यंग वर्किंग पॉपुलेशन द स्टेट इज प्रमोटिंग मैस्कुलिन। अब देखिए इस तरह की चीज़ें, वो मैस्कुलिन वैल्यूज को इवोक करने लग पड़े हैं। देखिए मैनली नेचर तो यही होता है एंड ऑल ऑफ दैट, और दे हैव स्टार्टेड एक्सॉर्टिंग द ट्रेडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वुमेन, कि ट्रेडिशनली वुमेन तो इंक्लाइंड ही है नर्चर करने के लिए अपनी बेबीज को एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, आप पीछे जा रहे हो, बहुत पीछे जा रहे हो जहाँ पे आप आ चुके हो आज। इन ऑल दिस नो वन सीम्स टू स्पेयर अ थॉट फॉर द ऑर्डिनरी चाइनीज पीपल, ये सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ। Alright. Now this is a very important article. This is a very important explained section of Indian Express. How not to deal with China. देखिए ये जो टाइटल है बेसिकली एक आर्टिकल है जो जोसेफ नाई, आप जानते हैं, जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनेशनल रिलेशंस के कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ता है, उनकी किताबें, कोई ऐसा नहीं है जो जोसेफ नाई के बारे में नहीं जानता, ठीक है। तो ये उनका आर्टिकल था जो सितंबर में पब्लिश हुआ था, हाउ नॉट टू डील विद चाइना, कि कैसे बेसिकली आप चाइना से ना डील करना चूज कर सकते हो, ठीक है। तो उसी के साथ साथ अमिताभ मट्टो जो एक बहुत बड़े इंडिया के इंटरनेशनल एक्सपर्ट है, इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट हैं, और जोसेफ नाई जो एक अमेरिका के बहुत बड़े इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं, उन्होंने दोनों ने मिलकर बहुत सारे क्वेश्चंस को एड्रेस किया है। हम एक एक करके देखेंगे। आई वुड सिंप्लीफाई थिंग्स एज मच एज पॉसिबल, ओके, क्योंकि कई चीजें यहाँ पे बहुत ही टेक्निकल टर्म्स में लिखी है, बहुत ही आप कह सकते हैं पोलिटिकली कुछ वर्ड्स होते हैं पोलिटिकली इंक्लाइंड, उनमें लिखा गया है। व्हाट आर द, अब देखिए गेटिंग चाइना राइट, व्हाट आर द बिगेस्ट मिसकंसेप्शंस अबाउट चाइना इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। देखिए सवाल पूछा गया है इंटरव्यूअर द्वारा कि चाइना के बारे में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सबसे बड़े मिथ क्या है। तो जोसेफ नाई ने बोला है, देखिए वैसे तो डिफरेंट लोगों के डिफरेंट परसेप्शंस होते हैं, पर एक वाइडली शेयर्ड व्यू जो चाइना के बारे में है, जो बेसिकली वो ये है कि वो डोमिनेंट पावर बन जाएगी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, कब तक, 2049 तक। ये सब यही कहते हैं, हम भी हर एडिटोरियल में यही डिस्कस करते हैं। दिस व्यू इज रीइंफोर्स्ड बाय चाइना। अब देखिए लोग ये इसलिए कहते हैं क्योंकि चाइना क्या है, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑलरेडी बन चुकी है, नंबर 1 बन जाएगी यूएस को टेक ओवर करते हुए। तो देखिए मैंने बोला है कि लेकिन आप जो अभी नंबर 2 पे पहुंच गई है, तो आप इसको और एक्सटेंड करके एक्सट्रापोलेट करके ग्राफ बना देते हो कि ठीक है अब ये नंबर 1 भी पहुंच जाएगी, डोमिनेंट पावर भी बन जाएगी। देखिए इट इज ऑलवेज डेंजरस, आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आपने कभी सोचा था यूक्रेन और रशिया के बीच में इस तरह का वॉर छिड़ सकता है? वॉर का एरा तो कब का एंड हो चुका है, लेकिन आज आप सोच सकते थे, हुआ ना। तो यू कैन नॉट से ऑल ऑफ दैट। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे सिर्फ यूएस और चाइना का ही दुश्मनी रह गई है, रशिया तो बिल्कुल अब छोटा पावर बन गया है, पर आप रशिया का देखिए नहीं एक्सपेक्ट किया था ना। तो आप इस तरह की चीजें एक्सट्रापोलेट नहीं कर सकते ग्राफ में, ओके तो क्योंकि देखिए इन्होंने क्यों बोला है, क्योंकि चाइना ऑलरेडी डेमोग्राफिक डिक्लाइन में है, जो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया, ठीक है, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन गिरने लगी है, यंग पॉपुलेशन। तो ये सब कुछ हम देख रहे हैं, तो फिर कैसे वो अपना रिटेन कर पाएगा, क्या पता वो 5th 6th 7th किसी नंबर पे पहुंच जाए इस तरह से, ठीक है, बिकॉज इट इज गेटिंग ओल्डर वाइल चाइना हैज, देखिए कुछ भी हो सकता है, मे बी शी जिनपिंग कल को ना रहे। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, आई डू नॉट वांट टू साउंड सैडिस्ट, ठीक है। तो फिर क्या होगा, कोई और आए जो पीस की तरफ बढ़ने लगे और अथॉरिटेरियनिज्म को कर्ब कर दे, इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। वाइल चाइना हैज मेड इंप्रेसिव प्रोग्रेस इन सम टेक्नोलॉजीज, ये इस चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो टेक्नोलॉजी पे उन्होंने क्यों काम करना शुरू किया, तो ठीक है अगर हमारा बाई चांस लेबर कम भी हो जाए, वर्कफोर्स कम भी हो जाए, तो टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी उतना संभाल लेगी प्रोडक्शन जितना हम
अभी कर रहे हैं, लेकिन देखिए कई चीजें ऐसी हैं जो वहाँ पे लेबर इंटेंसिव है। जो चाइना की ग्रोथ है वो लेबर इंटेंसिव ग्रोथ है, यानी कि वहाँ के लोगों ने सिंपल सिंपल काम करके अपने देश को बढ़ाया है। बहुत सारे लोग हैं ना, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो फिर आप उस पर लूजन आउट कर दोगे, ठीक है। और साथ ही में वहाँ का जो पार्टी है, शी जिनपिंग है, कम्युनिस्ट पार्टी है, जब आप किसी तरह की फ्रीडम अलाउ नहीं करते तो आप इनोवेशन भी अलाउ नहीं करते। देखिए जब एक सिंगल स्टेट पार्टी का इतना स्ट्रॉन्ग रूल होगा तो आप इनोवेशन को कर्व करते हो, और इनोवेशन को कर्व करोगे तो आप कभी भी नंबर 1 इस तरह का बन ही नहीं सकते इतनी जल्दी। मट्टो, अब देखिए अमिताभ मट्टो ने क्या कहा है, क्या मिसकंसेप्शन है, इनका आंसर देख लेते हैं हम। देखिए सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन इनका ये है कि जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ है ना, तो कोल्ड वॉर जब खत्म हुआ, ऐसा कहा जाता है कि सबने वेस्टर्न लिबरल जो इकोनॉमी के प्रिंसिपल्स थे उनको अपना लिया, तो बीजिंग को भी सोशलाइज कर दिया। बीजिंग भी मान गया था कि अच्छा यही है हमारा फ्यूचर, यही राइज करने का फ्यूचर है। लोग तो आज भी कहते हैं चाइना राइज क्यों किया, क्योंकि चाइना ने भी इकोनॉमिक लिबरलिज्म, फ्री ट्रेड, इस तरह की चीजों को अपना लिया और उसने ग्लोबलाइजेशन से बेनिफिट किया, और वो जो आज है ग्लोबलाइजेशन की वजह से है ना। तो पहला मिथ तो ये। अब क्यों मिथ है ये हम आगे देखेंगे, इन्होंने ये भी डिस्कस किया है। ओके, तो दूसरा मिथ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो क्या है, There was also a myth perpetuated by sinologists for centuries. पिछले कुछ सेंचुरी से एक और myth स्प्रेड किया गया है, चाइनीज स्ट्रेटेजिक कल्चर वॉज इनवर्ड लुकिंग। अब देखिए हाँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने लिखी है कि चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता बाकी क्या चल रहा है पूरे वर्ल्ड में। चाइना अपने जिसे आप अगर डेंग की टेंग जाओपिंग एक लीडर हुआ करते थे वहां पे, तो उन्होंने भी यही कहा था कि हम बेसिकली एक लो प्रोफाइल रखेंगे अपनी कंट्री की, और हम बस अपना अपना ग्रोथ पे फोकस करेंगे, हमें किसी को हराना नहीं है, किसी को डिफीट नहीं करना, अपनी प्रोग्रेस, अपना सोशलिज्म, इस पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। कोई एक्सपेंशनिज्म का कोई बिल्कुल भी हमारा इरादा नहीं है, वी डू नॉट वांट टू फाइट विद एनीवन। तो अब देखिए दोनों ही मिसकंसेप्शंस का एंड हो रहा है, जो हमने पहले डिस्कस किया, दूसरा डिस्कस किया, वो भी अब हम देखते हैं कैसे। पहला तो मिसकंसेप्शन ये था कि जो यहाँ पे इन्होंने नहीं एड्रेस किया, मैं आपको बता देती हूँ। पहला मिसकंसेप्शन ये था कि चाइना ने वेस्टर्न लिबरल इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को अपना लिया, लेकिन आज आप देखिए उनका चाइनीज कांग्रेस जो हुई है उसमें उन्होंने क्या बोला कि हम सोशलिज्म में मानते हैं विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जो हमारा सोशलिज्म है वो भी हमारा यूनिक सोशलिज्म है, मैंने बनाया ये वाला सोशलिज्म, ओके, तो हम उसको मानते हैं। दूसरा, सेल्फ रिलायंट चाइना। तो अगर आप फ्री ट्रेड में बिलीव करते हो तो आत्मनिर्भरता का कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है। देखिए हम तो आत्मनिर्भरता को फिर भी एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव देते हैं, वो है ना वो कंप्लीटली सेल्फ रिलायंट ही हो जाएंगे ताकि किसी पे डिपेंडेंस उनकी खत्म हो जाए। तो पहला मिथ टूट गया, ठीक है। दूसरा मिथ क्या था कि चाइना को सिर्फ अपने बढ़ने से मतलब है, उसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। पीसफुल राइज जो कहा करते थे डेंग, ठीक है, पीसफुली बढ़ रहा है चाइना। अब देखिए, लेकिन आज देखिए आप चाइना क्या बन चुका है। चाइना को जो भी स्टेटस को है उसको तोड़ना है, स्पेशली शी जिनपिंग को ताइवान में स्टेटस को चल रहा था, ताइवान में आप वॉर करना चाहते हैं। शी जिनपिंग माओ के बाद इतने सबसे बड़े पावरफुल लीडर जो है वो शी जिनपिंग ही है। तो बेसिकली अब चाइना क्या करने लग पड़ा है, जो कौटिल्य यानी कि जो चाणक्य थे, है ना, चाणक्य ने क्या कहा था कि पॉलिटिकल स्टेट्समैन क्या कर सकता है, साम दाम दंड भेद, है ना। तो इन सबको उन्होंने बेसिकली अब यूज करना स्टार्ट कर दिया अपने इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में, ताकि वो अपने नेबरहुड और एक्सटेंडेड नेबरहुड को भी डोमिनेट कर सके। आप इंडिया पे देख लीजिए, लद्दाख में देखिए, अगर आप 3 साल पहले, जस्ट 3 साल पहले या फिर 2 साल पहले, 3 साल लगा लीजिए, उससे पहले जब भी आप इंटरनल सिक्योरिटी या फिर हमारे बॉर्डर एरियाज को पढ़ते किसी भी बुक द्वारा, तो उसमें लिखा हुआ है कि जो हमारा जो चाइना के साथ बॉर्डर है उसका जो वेस्टर्न रीजन है यानी कि लद्दाख वाला, वहां पे सबसे पीस रहा है आज तक। लेकिन आपने उस पीस को, स्टेटस को खत्म कर दिया, तो आज वो कॉन्सेप्ट ही बदल गया। नई किताबें छप रही हैं जो कह रही है नहीं ये सबसे वॉलेटाइल रीजन है, हमारा कितने कितने महीने हो गए हमारे स्टैंड ऑफ को चलते हुए। तो यही चीज आप देख सकते हैं। अब इंडो पैसिफिक पे देखते हैं दोनों का क्या कहना है, व्हाट डायनामिक्स, अब क्या डायनामिक्स होंगे, क्या फैक्टर्स होंगे जो शेप करेगा इस रीजन के फ्यूचर को। तो मट्टो का ये कहना है, देखिए 4 फैक्टर्स होंगे जो आपस में इंटरप्ले करके बेसिकली इसके फ्यूचर, इंडो पैसिफिक के फ्यूचर को डिसाइड करेंगे। पहला फैक्टर ये होगा कि चाइना का बेसिकली राइज है, जो उसका डायरेक्शन क्या है, अगले 10 सालों में हम देखते हैं किस तरह का राइज होगा, ठीक है। तो अगर प्रेजेंट एविडेंस या करंट सिनेरियो के हिसाब से अगर हम जाएं तो बीजिंग के जो एम्बिशंस है वो डेफिनेटली हेजेमोनिक यानी कि डोमिनेंट पावर बनने के हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, ठीक है। तो बेसिकली अगर उन्हें डोमिनेंट ही रहना है, फिर वो वर्ल्ड वॉर या डिप्लोमेसी को अपनाएंगे। बेसिकली उनके डिप्लोमेट्स क्या करेंगे, कोई भी चाइनीज या शी जिनपिंग का कोई भी प्रिंसिपल है उसके खिलाफ कोई भी कंट्री इंडो पैसिफिक में कुछ बोलेगी तो उन्हें कंप्लीटली रिनाउंस कर देंगे, देखिए आप गलत कह रहे हैं, चाइना इज चाइना एंड ऑल ऑफ दैट, है ना।
ये सारी चीजें बेसिकली। और क्या चैलेंज करेंगे इनकी वुल्फ वॉरियर्स, चैलेंज करेंगे जो क्वाड रूल बेस्ड ऑर्डर इंडो पैसिफिक में सपोर्ट करता है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, है ना, और यूएसए। रूल बेस्ड ऑर्डर तो आप हर बार पढ़ते हैं। तो बेसिकली ये करेंगे, और साथ ही साथ में हम क्या करते देखेंगे, चाइना को वेपनाइज करते हुए देखेंगे, उनकी मल्टीलैटरल प्रेजेंस को वेपनाइज कैसे करेंगे, यूनाइटेड नेशंस में ये है, ब्रिक्स में ये है, ठीक है, साथ में एडीबी में ये है, हर जगह बैंकिंग सिस्टम में ये बढ़ रहे हैं, तो हर जगह इनकी प्रेजेंस है, हर जगह बोलने शुरू हो जाएंगे वेस्ट ये है, वेस्ट गलत है। तो रशिया भी मिल गया है ना साथ में, तो रशिया और ये मिलके वेस्टर्न हेजिमनी, वेस्ट का जितने प्रताड़नाएं उन्होंने हिस्ट्री में की होंगी, कॉलोनाइजेशन, इसको बार बार बोलते रहेंगे, ठीक है। इफ हाउएवर चाइनीज, अब देखिए लेकिन इन्होंने एक बहुत ही अनलाइकली सी चीज ली है, ये होने भी नहीं वाला, मोस्ट प्रॉब्ली इन्होंने भी यही लिखा है, लेकिन अगर बाई चांस चाइना की इकोनॉमी स्लो डाउन होगी तो फिर चाइना और वो उन्होंने अपनी कंट्री में बहुत इंक्रीजिंग डिसेंट देख लिया, यानी कि उन्हीं के लोग उनके खिलाफ बोलने लगे, प्रोटेस्ट होगी, जो बिल्कुल अनलाइकली है, इन्होंने खुद ने ये चीज बोली है, तो फिर शायद ये फैक्टर थोड़ा सा वीकन हो जाएगा। सेकंड फैक्टर क्या है जो डिसाइड करेगा हम इस फ्यूचर को, बेसिकली डिपेंड्स अपॉन, अब देखिए ये डिपेंड करता है यूनाइटेड स्टेट्स कितना कमिटेड है इंडो पैसिफिक को लेके, जो अभी तक तो बहुत कमिटेड दिख रहा है, ठीक है। स्पेशली क्यों, क्योंकि वहां की लीडरशिप बहुत वीक है, जो बाइडन, ठीक है, एंड इट्स न्यू फोकस ऑन द, अब क्यों उनका फोकस भी डाइवर्ट हो गया इंडो पैसिफिक से थोड़ा सा, भाई तो बेसिकली करना चाहा है, ठीक है, यूरोपियन थिएटर पे उनका चला गया, यूक्रेनियन वॉर पे। फिर साथ में देखते हैं हम बेसिकली जो ऑकस है, क्वाड है, अगर वो रियलिटी में ट्रांसलेट होता है तो डेफिनेटली एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलवॉक मिलेगा हमें चाइनीज डिजाइन के खिलाफ। थर्ड फैक्टर क्या होगा, इंडिया जैसी कंट्रीज जो है ना, इंडिया जैसी कंट्रीज इफ दे राइज इन पावर एंड स्टेटस एंड इन्फ्लुएंस, है ना, तो बेसिकली हम जो फेस कर रहे हैं चाइनीज रिविजनिज्म को, उससे हम स्ट्रांगली लड़ पाएंगे। और किस तरह की चॉइसेस इंडिया बेसिकली अपनी फॉरेन पॉलिसी में आगे करता है, मेक करता है, ये बहुत क्रिटिकल फैक्टर होगा। हम लास्ट देखते हैं कि क्या फैक्टर है, लास्ट है अनप्रिडिक्टेबिलिटी, मतलब बेसिकली देखिए मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है ब्लैक स्वैन इवेंट। ब्लैक स्वैन इवेंट क्या होता है, जब बेसिकली अमेरिकन जो स्कॉलर्स हुआ करते थे या डिस्कवरर्स थे, उनको लगता था स्वैन सिर्फ सफेद होती है, फिर अचानक से उन्होंने डिस्कवर कर लिया कि स्वैन तो ब्लैक भी होती है ना, तो इसे कहते हैं अनप्रिडिक्टेबल, है ना, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द इम्पॉसिबल, है ना, ये चीज हम कहते हैं, फिर वो पॉसिबल हो जाता है। तो बेसिकली कुछ भी हो सकता है, क्या आपने इमेजिन किया था पैंडेमिक जैसी कोई चीज भी हो सकती है, कोविड-19 जैसा कुछ होगा, नहीं किया था, हुआ। इन्वायरमेंटल कैटास्ट्रोफी, आज पाकिस्तान ने फ्लड इस तरह की इमेजिन की थी, नहीं। वैसे ही चाइना ने कभी जिस तरह का ड्राउट वॉच देख रहे हैं, यंगैत्से रिवर पूरी सूख चुकी है, जहाँ पे शिप्स भेजी जाया करती थी ट्रांसपोर्ट करने के लिए गुड्स को, ऐसा उन्होंने इमेजिन किया था, नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो एक फैक्टर तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी का हो गया, ठीक है। अब जोसेफ नाय का आंसर देख लेते हैं, द राइज ऑफ चाइना हैज क्रिएटेड अ सिचुएशन वेयर मोस्ट कंट्रीज वांट टू मेंटेन इकोनॉमिक एक्सेस। अब देखिए बात ये है, इंडो पैसिफिक वाला जो रीजन है, आसियान कंट्रीज ले लीजिए, इंडिया ले लीजिए, या कोई भी कंट्री ले लीजिए आसपास, बांग्लादेश, नेपाल, कोई भी, तो बांग्लादेश, नेपाल वगैरह ये सारी कंट्रीज जो है बेसिकली वो ना ही पॉलिटिकली डोमिनेट होना चाहती हैं चाइना से, श्रीलंका भी ले लीजिए, पॉलिटिकली डोमिनेटेड नहीं होना चाहती, वो चाइना का एक सैटेलाइट बन के नहीं रहना चाहती। पर अब चाइना इतनी बड़ी मार्केट प्रोवाइड करता है ना, चाइना पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा, डिमांड इतनी ज़्यादा, तो उसको भी नहीं लूज आउट करना चाहती, यानी कि चाइना से आप ना ही उनको एक्सपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट भी तो बहुत कुछ कर रहे हो ना चाइना से, तो इस तरह का इकोनॉमिक रिश्ता नहीं बिगाड़ना चाहते, पर पॉलिटिकल रिश्ता बनाना भी नहीं चाहते इनके साथ। तो ये सिनेरियो है। अब देखिए ताकि पॉलिटिकली आके जो चाइना है ओवर पावर ना कर ले, जैसे 9 लाइन बनाई हुई है इन्होंने साउथ चाइना सी में, इस तरह के जो साउथ चाइना रीजन है, साउथ चाइना सी का, उस तरह की चीज़ों को कर्ब करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए जो वहाँ की छोटी छोटी सी कंट्रीज हैं वो क्या करती हैं, वो यूएसए का सहारा लेती हैं, वो यूएसए के साथ भी रिश्ते करती रहती है और चाइना को बताती है सिर्फ हम आपके दोस्त नहीं है, यूएसए भी है, कल को आप हमारे साथ कुछ करोगे तो यूएसए आके हमें बचा लेगा। ये सारी चीजें भी साथ साथ करते रहते हैं, तो बेसिकली बैलेंस मेंटेन करते हैं, ठीक है, दिस इज नोन एज बैलेंसिंग ऑफ पावर। ओके तो बेसिकली स्टेबिलिटी मेंटेन हो जाएगी अगर ये चीजें मेंटेन रही इस तरह से, ठीक है। लेकिन बाय चांस अगर अमेरिका ने विड्रॉ कर लिया इंडो पैसिफिक रीजन से, या फिर इंडो चाइना बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा वर्सन हो गया, या फिर एक वॉर हो गई ताइवान पे, या नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर पावर स्टेट फुल फ्लेजेड बन जाती है ना, तो या फिर कोई भी इस तरह का बहुत ही कम इनपुट और हाई इम्पैक्ट वाले इवेंट हो जाते हैं, तो ये सिनेरियो बिगड़ सकता है। नेबर्स ऑप्शंस, अब नेबर्स के पास क्या ऑप्शंस है चाइना के, आर बैलेंसिंग। देखिए इन्होंने पूछा है क्वेश्चन कि क्या सिर्फ बैलेंस करना या फिर
बैलेंसिंग अगेंस्ट चाइना या कॉपरेट विद चाइना, सिर्फ ये दो ऑप्शंस हैं या कोई और भी ऑप्शन है नेबरिंग स्टेट्स के बाद। अब बैलेंस कैसे करोगे, जैसे अब हमने डिस्कस किया कि आप क्या करो, हेज करने लग पड़ोगे, यानी कि सिर्फ आप ही हमारे दोस्त नहीं हो, ठीक है, हम आपसे अगर चाइना से अगर हम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स मंगवाते हैं तो हम यूएसए से भी लेने शुरू कर देंगे, क्योंकि वो भी सेमीकंडक्टर्स में डील करता है, इतनी बड़ी मार्केट है, इतने बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो हम बेसिकली हेज करेंगे, कंप्लीटली आप ही पे डिपेंडेंट नहीं है, उन पे भी डिपेंडेंट है, तो कम से कम 1+ सोल्यूशन हो जाता है ये। क्या ये ऑप्शन है या फिर कॉपरेटिंग करने का ऑप्शन है, तो दो ही ऑप्शन है, इनसे पूछा गया है। मट्टो का क्या आंसर है, बहुत ही यूनिक आंसर है इस पे, और अगर आप एक कंप्लीट इंडियन फिलोसफी को पढ़ चुके हैं तो आप इसको और क्लियरली समझ पाएंगे, ठीक है। विल वाइल द वेस्टर्न स्टडी, अगर देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस को वेस्टर्न लेंसेज से देखेंगे, उनके गिने चुने 2-4 कॉन्सेप्ट है, वही चीजें हर चीज में, बैलेंसिंग, हेजिंग, ये 2-3 वर्ड्स हर जगह इंटरनेशनल रिलेशंस में जान देते हैं, तो फिर तो हाँ, दो ही ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन आप अगर नॉन वेस्टर्न आईआर परस्पेक्टिव, जो इंडिया जैसी कंट्रीज या रशिया एक कंट्री है या चाइना एक कंट्री है, जो सिविलाइजेशनल स्टेट्स हैं, अगर आप इनका पर्सपेक्टिव अपनाएंगे तो देखिए बिल्कुल एक और हमारे पास ऑप्शन है जो हमारे क्लासिकल टेक्स्ट, क्लासिकल बुक से मिलता है। अगर आप धर्म का कॉन्सेप्ट जो हमें बेसिकली धर्मशास्त्र या अर्थशास्त्र से मिलता है, तो बेसिकली ये हमें इंडियन थिंकिंग है जो वॉर के ऊपर या पीस के ऊपर, वो धर्म से रिलेटेड है, धर्म, ठीक है। तो महाभारत पढ़ लीजिए, अर्थशास्त्र पढ़ लीजिए, हर चीज में धर्म इज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट। तो अब धर्म क्या होता है, धर्म के दो बेसिकली देखिए यहाँ पे लिखा है, व्हाट देन डज धर्म मीन स्ट्रेटेजिकली, स्ट्रेटेजिकली क्या मीन करता है धर्म। पहला तो इसका एस्पेक्ट ये कहता है कि हम लार्जर राइटियस पार्ट, मतलब सही का साथ देना, ह्यूमैनिटी का वेलफेयर, चाहे वो एक मंडेन सेंस में हो, चाहे ट्रांसेंडेंटल सेंस में, यानी कि पीस सिचुएशंस में या फिर वॉर सिचुएशंस में, हमें बेसिकली लोगों के ह्यूमैनिटी, सही पाथ, सच का साथ, ये सब कुछ है। ये होता है धर्मा का एक क्लीशे कॉन्सेप्ट जो हम सबको पता है। लेकिन सेकंड क्या होता है धर्मा का कॉन्सेप्ट, एक्शन, ओके, मतलब पैसिविटी नहीं, ऊपर वाले तो पैसिविटी को वो करता है, एक्शन नॉट पैसिविटी, मतलब कि आप बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं, विदाउट रिगार्ड फॉर द नैरोली डिफाइंड गेन्स फ्रॉम दैट एक्शन, इट means acting decisively while recognizing that the fight to uphold dharma will almost necessarily cause collateral damage, both in terms of strict adherence to the principle as well as in terms of violence। देखिए इन्होंने बोला है कि अगर हमें जरूरत पड़े, अगर हमें बचाना है, तो हम एक्शन भी लेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम पैसिविटी पे नहीं निर्भर रहेंगे। हमें अगर वायलेंस, यानी कि अपने आप को बचाने के लिए अगर कोई सहारा लेना पड़ा तो हम लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें अपने पाथ को बचाना है। फाइनली द फाइट फॉर धर्मा रिक्वायर्स एक्टिंग। अब देखिए धर्मा का मतलब होता है कि आप अपनी सोच समझ से, बिना किसी अटैचमेंट, बिना किसी डर, है ना, तभी आप सही चीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के अपना पाथ चूज करें, और वही इंडिया अडॉप्ट करती है, ठीक है। इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो हमने कोल्ड वॉर के टाइम पे नॉन अलाइनमेंट की, वो क्या था, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। हम डिसाइड करेंगे, हम क्यों यूएसए के साथ घुस जाए उनके ब्लॉक में या फिर यूएसएसआर के ब्लॉक में, नहीं, हमें दोनों नहीं पसंद, हमें पढ़ना ही नहीं है लड़ाई में, है ना। तो इसीलिए नॉन अलाइनमेंट का कॉन्सेप्ट आया था। वैसे ही आज भी हम मिस्टर जयशंकर को आप बार बार देखेंगे कि हम आज भी अपना पाथ खुद चूज करेंगे, वी विल डिसाइड व्हाट आवर धर्मा इज, ओके, ये चीज आप देख सकते हैं। तो अगर हम कल को चाइना या इंडो पैसिफिक रीजन में कुछ भी हुआ तो हम अपने धर्मा को अडॉप्ट करेंगे, हम अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अपनाएंगे और एक्सरसाइज करेंगे। तो बैलेंसिंग और कॉपरेशन ही सिर्फ एक हम डिसाइड करेंगे। अगर हमें अच्छा रिश्ता रखना है किसी सिचुएशन में चाइना के साथ, तो हम वो भी रख सकते हैं। कई सिचुएशन में हम पे वो अटैक करेंगे तो हम अटैक भी कर सकते हैं। तो वी विल डिपेंड, इट कंप्लीटली डिपेंड ऑन द सिचुएशन। चाइना एंड द यूएस, नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। How should policy makers understand the future relationship between United States and China? क्या रिश्ता होगा इन दोनों के बीच में? तो जोसेफ नायका आपको यही देख सकते हैं, How not to deal with a rising China, a US perspective। ये सितंबर 6, 2022 को लिखा गया इनका एक आर्टिकल है, जिसमें बेसिकली इन्होंने क्या कहा है कि दोनों कंट्रीज को एक दूसरे को डीमनाइज करना छोड़ देना चाहिए। चाइना कहता है यूएस एक गंदा देश है, यूएस कहता है चाइना एक बेकार देश है ना। इन चीजों को छोड़ देना चाहिए, एक दूसरे कोई डीमंस नहीं है, दोनों ही बेकार देश नहीं है, इन्होंने ये कहा है। एंड रियलाइज दैट द रिलेशनशिप, और रियलाइज करना चाहिए कि कोल्ड वॉर टाइप का रिश्ता है भी नहीं आप दोनों के बीच में, क्योंकि बिकॉज देयर इज मच मोर इकोनॉमिक, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज के बीच में, देखिए यूएस और सोवियत यूनियन के बीच में कोई इंटरडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट नहीं था, स्पेशली इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस का, इसीलिए उनकी लड़ाई इतनी बड़ी थी और इतनी खिंच गई इतने साल तक। अब यूएस और चाइना के बीच में इतना ज्यादा इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है ना। तो आप स्पेशली जाके देखिए ट्रेड डेफिसिट कितना बड़ा है, जो यूएस है इतना कुछ तो इंपोर्ट करता है चाइना से, तो रिश्ता है भी नहीं आपका कोल्ड वॉर
है ना, तो एक दूसरे को बुरा डिमोनाइज करना छोड़ दीजिए, ठीक है। इंस्टेड पॉलिसी मेकर शुड सी द रिलेशनशिप एज कोऑपरेटिव राइवलरी और कंपेटिटिव कोएग्जिस्टेंस। कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन इज गुड थिंग, ओके। ये चीज इन्होंने बोली है। साथ ही में ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, जो अभी रिसेंटली हमने जिनका केविन रड का डिस्कस भी किया था, ही इज एन एक्सपर्ट इन इंडियन रिलेशंस विद अदर कंट्रीज, इस तरह की चीजों पे। तो उन्होंने आर्ग्यू किया था बहुत रिसेंटली कि the objective for great power competition between China and US is not defeat or total victory over an existential threat but a managed competition। ये एक managed competition होना चाहिए, कोई दूसरों को हराएगा दूसरे को, या सामने वाला एक great power competition में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक managed competition होना चाहिए। China changes for the better in the long term, इसीलिए ठीक है अगर चाइना चेंज ही हो रहा है, जैसे हमने रिसेंटली देखा, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर बाई चांस चाइना की लीडरशिप चेंज हो जाए या चाइना एक सही पाथ पे चलने लग पड़े, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द कंट्रीज, क्योंकि दोनों पावर साथ में आके पूरे वर्ल्ड की भलाई के लिए काम कर सकते हैं। यूएपीए गेव एन इम्पेटस टू फाइट अगेंस्ट टेरर, मिस्टर मोदी। अब देखिए यूएपीए आपके लिए कंप्लीटली उसका एक होलिस्टिक एनालिसिस होना बहुत जरूरी है आपके दिमाग में। जिस तरह से हम आर्टिकल्स रोज डिस्कस करते हैं डेली बेसिस पे, आप उसको कनेक्ट करना शुरू कीजिए। अगर आपको याद होगा, इंटरपोल पे हमने एक रिक्वेस्ट डाली थी कि क्या करिए आप, जो गुरपंतवत सिंह पंधू है, जो बेसिकली खालिस्तानी लीडर है, जो कहाँ पे है अभी, आई थिंक ही इज इन कनाडा और यूके, पर हमने बेसिकली कनाडा को क्या कहा था कि हमने बेसिकली इंटरपोल को क्या कहा था कि उनके अगेंस्ट आप रेड कॉर्नर नोटिस इशू कीजिए, जिसके तहत अगर वो इशू हो जाता तो उनको टेम्परेली डिटेन कर लिया जाता, मिस्टर सिंह को, मिस्टर पन्नू को, ठीक है, और टेम्परेरी वहां पे अरेस्ट करके हमें बेसिकली वो डिपोर्ट कर देते इंडिया में, फिर इंडिया में उनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स चलाई जाती है। अब हम क्यों चाहते हैं उनके अगेंस्ट रेड कॉर्नर नोटिस इशू किया जाए? क्योंकि उन्होंने एक खालिस्तानी रेफरेंडम कंडक्ट किया था जिसमें लाखों की तादाद में लोगों ने वोट किया है ओंटारियो में, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, वो यूके में ऑलरेडी करवा चुके थे। तो दिस इज डेफिनेटली अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरनल सिक्योरिटी इशू फॉर इंडिया। लेकिन इंटरपोल ने हमें क्या कहा था? इंटरपोल ने कहा था देखिए आप यूएपीए के तहत उन्हें बेसिकली हमसे ये मांग रहे हैं कि हम इस तरह का नोटिस इशू करें, लेकिन हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें पता है, हम न्यूज पढ़ते हैं, इंडिया क्या कर रहा है, यूएपीए का मिसयूज कर रहा है। आप माइनॉरिटीज के अगेंस्ट इसको मिसयूज करते हैं, आप किसी के भी अगेंस्ट इसको चार्ज करके उसको अरेस्ट करवा लेते हो, एंड दिस इज नॉट अ गुड थिंग। हम इस चीज को नहीं करने देंगे। तो यूएपीए ठीक है, आप इसको डिटेल में पढ़िए, लेकिन यूएपीए का क्रिटिसिज्म बहुत स्ट्रांग है, ना ही सिर्फ देश के पॉलिटिकल ओपोनेंट से आपको आपका क्रिटिसिज्म आप देखेंगे, बल्कि इस तरह की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी। तो आप ये एग्जाम्पल इंटरपोल वाला लिख सकते हैं जब भी आपसे क्रिटिकल एनालिसिस पूछा जाए। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हमें पता था कि फ्राइडे को वो एड्रेस करने वाले हैं बेसिकली, तो उन्होंने एड्रेस करते हुए क्या कहा है, होम मिनिस्टर्स की जो बेसिकली मीटिंग थी उसको, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है जो सेंट्रल लॉज हैं, फॉर एग्जांपल अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, उन्होंने डेफिनेटली हमारे सिस्टम को एक इम्पेटस दिया है कि हम डिसाइसिव फाइट लड़ सकें किसके खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला है कि पुलिस शुड बी इक्विप्ड टू फेस नॉट ओनली दोज नक्सल्स। देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसमें कहीं भी इन्होंने वर्ड अर्बन नक्सल नहीं मेंशन किया है। अर्बन नक्सलिज्म मेरे से किसी ने कमेंट में पूछा था, मैंने बहुत ही डिटेल में आपको बताया था अर्बन नक्सलिज्म का मतलब होता क्या है, ये वर्ड आया कहाँ से है, मैंने आपको बताया था 2018 में जिन्होंने विवेक अग्निहोत्री, जिन्होंने कश्मीर फाइल्स बनाई है, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है अर्बन नक्सल्स। उसके बाद से ही पॉलिटिकल फोरम में अर्बन नक्सल्स बहुत बार यूज होने लग पड़ा। ना ही सिर्फ यूज होता है, इस वर्ड का थोड़ा सा मिस यूज भी होता है, क्योंकि अर्बन नक्सल्स कौन है इसकी कोई डेफिनेशन है ही नहीं, इसकी एक बहुत ही लूज मीनिंग है कि देखिए नक्सलिज्म क्या है। नक्सलिज्म शुरू हुआ था एक छोटे से गांव से, नक्सलबारी गांव से शुरू हुआ था वेस्ट बंगाल के। तो मतलब ये क्या हुआ, एक विलेज कॉन्सेप्ट हुआ ना, रूरल कॉन्सेप्ट हुआ। तो अर्बन नक्सल मतलब बेसिकली बाय डिफॉल्ट रूरल कॉन्सेप्ट है, जो लोग बेसिकली स्टेट को ओवरथ्रो करने की कोशिश करते हैं, वायलेंस को अपना के, है ना, गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की कोशिश करते हैं, इस तरह की चीजें, आर्म्स, वायलेंस, इस तरह को केटर करते हैं। लेकिन जब आप प्रीफिक्स अर्बन ऐड कर देते हो तो मतलब नक्सलिज्म सिर्फ इस तरह की वायलेंस करके नहीं, बल्कि आप क्या करते हो, इंटेलेक्चुअल्स जिनको कॉन्स्टिट्यूशन आता है, जिनको लॉज पता है, जो लेफ्टिस्ट में बेसिकली जो सरकार है वो लेफ्टिस्ट लोगों के खिलाफ काफी यूज करती है इस वर्ड को कि वो काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं, और कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जैसे हमने रिसेंटली इनको गुजरात में बोलते हुए मिस्टर मोदी को देखा था कि नर्मदा
डैम है जो, या फिर इस तरह के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जिससे इतने लोगों को फायदा होगा, इस तरह के कुछ पढ़े लिखे लोग होते हैं जो किताबें छाप देते हैं सरकार के खिलाफ, इससे फिर लोग प्रभावित हो जाते हैं और दे आर ऑफ कोर्स नॉट टेकिंग अप आर्म्स इन देयर हैंड्स बट टेक अप पेन्स इन देयर हैंड्स, ताकि वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके। तो वो भी अर्बन नक्सल्स हैं। इन्होंने वर्ड मेंशन नहीं किया पर इन्होंने बोला कि हमें उनके खिलाफ भी काम करना चाहिए। जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, who hold a gun but also those who wield a pen and mislead the youth by exploiting their emotions. Such forces who get international। अब देखिए ऐसा नहीं है, और बहुत सारे इनका ये कहना है कि बहुत सारे इतने पढ़े लिखे लोग हैं, बस ये हर कोई प्रभावित हो जाता है इंटेलेक्चुअल से, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि ऐसे लोगों को तो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अवार्ड्स तक दे देती हैं, ठीक है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, राइट टू दिस, राइट टू दैट, है ना। तो इन्होंने ऐसा बोला है। हम कितना अग्री करते हैं कितना डिसएग्री करते हैं ये हमें नहीं जाना, क्योंकि कुछ तरह का क्रिटिसिज्म भी है इस वर्ड का जो हो रहा है आजकल, कि किस तरह से तीस्ता से तलवार, यानी कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली उन्हें बेल दी, बहुत सारे स्पेशली भीमा कोरेगांव वाले केस में अर्बन नक्सलिज्म, और साथ ही में इस वर्ड पे काफ़ी आप पढ़िए और जो इंटरनल सिक्योरिटी वाला सेक्शन है उसको पढ़ते हुए इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करिए, क्योंकि बहुत सारे केसेस रिसेंटली आए हैं, GN साईं बाबा, जिन पे अर्बन नक्सलिज्म का, जिनको मास्टरमाइंड बोला गया है, अचानक से सुप्रीम कोर्ट ने एक ही रात में अचानक से उनको बेल मिली थी बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा, फिर अगले दिन उसको खारिज कर दिया। मतलब बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मेरा मुद्दा बस इतना है कि आप इंटरनल सिक्योरिटी जब पढ़ें तो इसको अच्छे से पढ़ें, ठीक है। ये इन्होंने बोला है, मिस्टर मोदी स्टेटमेंट ऑन एंटायर टेरर लेजिस्लेशन UAPA comes at a time when the Supreme Court is। अब देखिए UAPA के आप सपोर्ट में इतना बोल रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी एक पिटिशन पेंडिंग है, वो एग्जामिन कर रही है, सो द मैटर इज सब जुडाइज। इन्होंने ये चीज बोली है जो बेसिकली वैलिडिटी को ही क्वेश्चन चैलेंज कर देती है, यानी कि जो पिटिशन है वो ये मानती है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ठीक है। अब देखिए ऑपोजिशन को तो आपको पता ही है, ऑपोजिशन ने बहुत सारे ओकेजन्स पे अक्यूज किया है सरकार को, क्या मिसयूज करते हैं UAPA को अगेंस्ट पॉलिटिकल ओपोनेंट्स। जो मिस्टर ओवैसी हैं, सादुद्दीन ओवैसी, उन्होंने क्या बोला है बेसिकली कि देखिए 4690 लोगों को अरेस्ट किया गया था UAPA के तहत, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 लोगों को आप साबित कर पाए कि वो दोषी हैं, कॉन्विक्ट कर पाए। तो इससे पता चलता है कि आप इसीलिए क्या करो, आप अरेस्ट कर लो, किसी को भी जेल कर दो, है ना। कुछ टाइम के लिए तो आप उसे अगर अपने पॉलिटिकल रास्ते से हटाओगे तो आप उसको कर दो उतने टाइम के लिए अरेस्ट, ठीक है। कॉन्विक्शन होगा नहीं होगा इससे क्या फर्क पड़ता है। इन्होंने इस तरह का क्रिटिसिज्म किया है, पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म है ये एक। और देख लेते हैं, इन्होंने बोला इट इज एन ईविल लॉ। ओके, देखिए आप बिल्कुल कभी भी इस तरह का चीजें इतना एक्सट्रीम तो मत लिखिए। इंटरपोल वाला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, पर बहुत एक्सट्रीम पॉलिटिकल ओवरटोन कभी मत लीजिए, ठीक है। UAPA का बहुत ही, देखिए बहुत सारी चीज़ें UAPA के तहत गलत जो कब हुई हैं, ये बात भी सच है। बहुत सारे जो एक्चुअल टेररिस्ट हैं जिनको हम UAPA के तहत, अब देखिए मिस्टर पन्नू जो हैं वो जो कर रहे हैं वो गलत है ना। हम क्यों, मतलब वाई, आप सोच भी कैसे सकते हैं कि हम अपना पंजाब रीजन, साथ में शिमला उसकी कैपिटल बनेगी खालिस्तान की, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये इस लॉ का कुछ ठीक है, कुछ अगर क्लॉजेज ऐसे हैं उसको डिलीट किया जा सकता है, थोड़ा मॉडिफाई किया जा सकता है, तो आप इस तरह की कोई टोन लीजिएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये एक 2 दिन का कॉन्फ्रेंस है स्टेट होम मिनिस्टर्स का फरीदाबाद में, जिसे वर्चुअल मोड में मिस्टर मोदी ने एड्रेस किया है। ऑलराइट, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। इन्होंने अब साथ में एक और चीज़ बोली है कि देखिए फेक न्यूज़ के बारे में, फेक न्यूज़ पे बहुत निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि इन्फॉर्मेशन का एक माध्यम सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है, वहीं पे इंस्टाग्राम फेसबुक पे पढ़ के आप सारी चीज़ें आजकल देख लेते हैं, दैट इज़ नॉट द राइट थिंग। ये चीज़ इन्होंने कही है, क्योंकि फेक न्यूज़ एक नेशनल कंसर्न कब बन जाएगी किसी को पता ही नहीं चलेगा। मोदी अ ग्रेट पेट्रियट सेज रशियन प्रेसिडेंट। नाउ ऑफ कोर्स रशिया हैज़ टू गार्नर इंडियाज एंड चाइनाज सपोर्ट, इसीलिए इंडिया के बारे में तारीफ करना इस रशियन प्री रिक्विसाइट। तो क्या हुआ है, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एक कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर रहे थे, 19th एनुअल मीटिंग ऑफ बल्दाई डिस्कशन क्लब, जिसको 2004 में बनाया गया था कि डायलॉग हो सके कि इंटरनेशनल इश्यूज पे रशियन काउंटर पार्ट द्वारा। तो इस कॉन्फ्रेंस की थीम है अ पोस्ट हेजेमनिक वर्ल्ड। ओके, तो इस पे मिस्टर पुतिन ने क्या कहा है कि इंडिया, अब देखिए इन्होंने बोला है कि इंडिया एक बहुत बड़ा सफर तय कर चुकी है। एक ये वही कंट्री है जो एक ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करती थी, और आज एक ऐसी इंडिपेंडेंट कंट्री है जिसके साथ हमारे बहुत स्पेशल टाइज हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से रामलीला आके अयोध्या में रशियन आर्टिस्ट ने की, 12 रशियन आर्टिस्ट थे। हमारे कल्चरल टाइज, पीपल टू पीपल टाइज, हमारे डिफेंस टाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, इन्होंने बोला है प्राइम मिनिस्टर मोदी एक बहुत बड़े पेट्रियट हैं, देशभक्त हैं। क्यों? क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता है कि अपनी
फॉरेन पॉलिसी जो है इंडिपेंडेंट कैसे रखनी है, ना ही हम देखिए यूक्रेन को कितना मेडिकल एड भेजा हमने, कितना ह्यूमैनिटेरियन एड भी भेज रहे हैं, लेकिन अब रशिया से तेल भी ले रहे हैं। तो इंडिपेंडेंस, हम ना यूएसए के बिल्कुल उसमें ब्लॉक में गिर गए, ना ही हम रशिया को कंप्लीटली सपोर्ट कर रहे हैं, हम एब्सटेन कर लेते हैं यूनाइटेड नेशंस की हर वोटिंग पे, ठीक है। तो ये इन्होंने प्रेज किया है काफी। ऑलराइट, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी पुतिन प्लान कर रहे हैं, शायद वो बाली यानी कि G20 की समिट जो इंडोनेशिया में होने वाली है वहां जाएंगे। शायद ऐसा हो सकता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जोसेफ बाइडेन और मिस्टर पुतिन वुड कम फेस टू फेस एंड मे बी ऑफ कोर्स दे कैन डिस्कस सर्टेन इश्यूज। ओके, ये एक पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि शायद मिस्टर मोदी और मिस्टर शी मिल सकते हैं। राइट, ये चीजें आप देख सकते हैं। आप देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है रशिया और इंडिया के टाइज, क्योंकि मिस्टर जयशंकर नवंबर 8 को रशिया जाने वाले हैं, तो हम उसको बहुत कीनली देखेंगे। वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म इज आइडियल। ओके, मिस्टर मोदी ने क्या कहा है इसी कॉन्फ्रेंस पे फरीदाबाद में जो हमने अभी डिस्कस की हो रही है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र, वर्चुअली ऑफ कोर्स, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है, बेसिकली ऐसे प्रपोज किया है, वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला है, देखिए मैं आप पे थोप नहीं रहा अपने व्यू, स्टेट्स को ये बोला है, स्टेट गवर्नमेंट्स को, पर ये बस एक आइडिया है जिसपे आप सलाह मशवरा कर सकते हैं, सोच सकते हैं, ठीक है। इन्होंने बोला है कि बेसिकली हर एक पुलिस, जो स्टेट पुलिस है, आपको पता है पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है ना, तो हर स्टेट गवर्नमेंट की अपनी पुलिस होती है, बारिंग दिल्ली, ऑफ कोर्स दिल्ली एक यूटी है जिसकी पुलिस केंद्रीय सरकार के पास आती है, ठीक है। मिस्टर मोदी सर ही वाज नॉट इम्पोजिंग, जैसे कि हमने देख लिया। अब इन्होंने बोला है जैसे ही हम एक किसको देखते हैं, पोस्ट बॉक्स को देखते हैं, पोस्ट बॉक्स को जैसे ही देखते हैं तो हमारे सबको पता है पोस्ट बॉक्स कैसे दिखता है ना, इट्स अ रेड एंड ब्लैक पोस्ट बॉक्स, सबको पता है ना। जैसे ही हम पोस्ट बॉक्स के बारे में पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में वो रेड और ब्लैक वो डब्बा बन जाएगा, है ना, सबको पता है ना। तो इन्होंने वैसे ही बोला है कि वैसे ही पुलिस के बारे में सोचते ही सबके दिमाग में एक ही यूनिफॉर्म, एक ही जैसे से एक पूरा आइडेंटिटी आ जाए, वैसा होना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है ऑन द लाइंस ऑफ वन नेशन वन राशन कार्ड, जिससे बेसिकली मोबिलिटी मिलती है, माइग्रेंट्स को हर जगह राशन मिलेगा। ये नहीं कि यूपी में आपने अपना कार्ड बनवाया था तो यूपी में ही जाना पड़ेगा आपको अपना खाना लेने के लिए, ठीक है। वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड, वन नेशन वन सिंगल लैंग्वेज, वन साइन लैंग्वेज। ओके, वी शुड थिंक ऑफ वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म, दिस विल बेनिफिट। अब देखिए इससे क्या होगा, मास लेवल पे बेल्ट बनेगी, कैप्स बनेगी, यूनिफॉर्म बनेगी, है ना। तो इससे क्वालिटी अवेलेबल हो जाएगी, क्वालिटी मटीरियल मोस्ट। अब देखिए ऐसा क्यों है, वन क्या ऐसा नहीं है, अब तो कई लोग तो ये शौक हो गए होंगे कि अच्छा मतलब पुलिस यूनिफॉर्म कुछ और भी होती है। जी हाँ, मोस्टली तो वैसे खाकी यूनिफॉर्म ही पहनते हैं, कुछ शेड थोड़ा कम शेड, थोड़ा डार्क शेड खाकी का, लेकिन कोलकाता में, तमिलनाडु में, गोवा में वाइट यूनिफॉर्म्स होती हैं, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और साथ में देखिए इस कॉन्फ्रेंस में नागालैंड के जो चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने बोला है कि देखिए प्लीज आप आफ्सपा को जितना जल्दी हो सके और एरियाज से रिमूव करना शुरू कीजिए फ्यूचर में। ऑलरेडी बहुत सारे 15 पुलिस स्टेशन से रिमूव कर दिया गया है, यही यहाँ पे मेंशन है। 21.4 लाख टीबी केसेस नोटिफाइड इन इंडिया इन 2021, हेल्थ मिनिस्ट्री। आपको पता है टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन, है ना, नेशनल टीबी प्रोग्राम, इस तरह की चीजों को आप बहुत अच्छे से देखिए। क्या हमारा WHO का क्या डेडलाइन है और हमारी उससे भी तेज डेडलाइन है, ये सारी चीजें 2025 की डेडलाइन है हमारी, उनकी 2030 तक की है टीबी को कम करने की। तो हम देखते हैं हम क्या सक्सेस हासिल कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। इंडिया की जो टीबी इंसिडेंस है, इंसिडेंस का मतलब होता है कितने लोग टीबी से ग्रस्त हैं, ठीक है। अगर हम 2021 के साल की देखें तो 210 है पर लाख पॉपुलेशन, ठीक है। तो अगर हम बेस लाइन ईयर यानी कि 2015 से कंपेयर करें तब होती थी 256 पर लाख पॉपुलेशन इन इंडिया। तो डेफिनेटली हमने इंप्रूव किया है, 18% डिक्लाइन हुआ है, विच इज 7 परसेंटेज पॉइंट्स बेटर देन द ग्लोबल एवरेज, क्योंकि ग्लोबल एवरेज में 11% डिक्लाइन हुआ है। तो हम देख सकते हैं इंडिया इज डेफिनेटली डूइंग बेटर। हमने रिएक्ट किया है WHO की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट को, ठीक है, तभी हमने जो रिलीज की गई है अक्टूबर 27 को। तो ऑलरेडी देखिए हमें प्लेस कर दिया गया है भारत को 36 पोजीशन में इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंट्स, यानी कि कितने नंबर ऑफ लोग रहते हैं, यानी कि फॉल हुए इसमें, ठीक है, फ्रॉम द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट इंसिडेंट्स नंबर। तो आप देख सकते हैं हम लार्जेस्ट हुआ करते थे टीबी नंबर्स और हम स्मॉलेस्ट इंसिडेंट्स नंबर में हैं। अकॉर्डिंग टू द WHO रिपोर्ट, एन एस्टिमेटेड 10.6 मिलियन पीपल फेल इल विद ट्यूबरकुलोसिस इन 2021। इंक्रीज हुआ है, देखिए अगर हम वर्ल्ड लेवल पे देखें, ग्लोबल लेवल पे, तो डेफिनेटली 4.5% इंक्रीज हुआ है 2020 से 2021 में, ठीक है। बेस लाइन ईयर यानी कि 2015 से हम कंपेयर नहीं कर रहे, 2020 से कंपेयर कर रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि 2020 में क्या आया था, पैंडेमिक। तो बहुत सारी कंट्रीज ने क्या किया, निग्लेक्ट करना शुरू कर दिया। इतनी बड़ी भी क्रॉनिक डिसीज उनको लगा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उनका ध्यान सबका
कोरोना पे चला गया, इस वजह से सबके कैंपेन्स निगलेक्ट हुए एंड ऑल ऑफ दैट। इमरान खान बिगिंस, लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया, आपको पता है इंडिया ने काफ़ी फोकस रखा अपने जितने भी हमारा, क्योंकि जो नेशनल प्रोग्राम है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो, एक भी अगर कोई भी टीबी का पेशेंट का कोई केस आएगा तो वो नेशनल पोर्टल में सबमिट होता है, और फिर जो नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंश्योर करती है कि कोई भी इंसान पूरी मेडिकेशन अपनी पूरी करे। इमरान खान बिगिंस लॉन्ग मार्च फॉर अर्ली पाकिस्तान इलेक्शन। तो आप देख सकते हैं बहुत कुछ नहीं है, बस एक इवेंट है, पूरे हम जो सिनेरियो देख रहे हैं पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में। ओके तो इसमें बेसिकली एक अर्ली इलेक्शंस की डिमांड रखते हुए मिस्टर खान ने एक लॉन्ग मार्च को लॉन्च कर दिया है। इनको टेररिस्ट, इन पे कितने तरह के 5 साल के लिए इनको डिबार भी कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, फिर हाई कोर्ट में इन्होंने अपील भी डाल दी, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। सुनक मैक्रन एग्री ऑन ग्रेटर कॉपरेशन एंड चैनल माइग्रेंट्स। तो देखिए क्या है बेसिकली, आपको ये पता है जितने भी कॉन्जर्वेटिव पार्टी, यानी कि यूके की जो कॉन्जर्वेटिव पार्टी है, या फिर अगर आप यूएसए की रिपब्लिकन पार्टी देखेंगे, मिस्टर ट्रम्प जिनके हेड है, ठीक है, तो ये जितनी भी पार्टीज होती हैं वो एंटी माइग्रेंट स्टैंड रखती हैं। अगर आपको याद होगा जो स्टूला ब्रेवरमैन थी, जो लिज ट्रस की कैबिनेट की एक मिनिस्टर थी, तो उन्होंने क्या कहा था, मैं एक एफटीए साइन ही नहीं होने दूंगी इंडिया के साथ। क्यों नहीं साइन होने दूंगी, क्योंकि दीपावली तो हमारी डेडलाइन थी, उसको तो कब की ब्रीच हो गई। उन्होंने कहा मैं इसलिए साइन नहीं होने दूंगी क्योंकि इंडियंस क्या करते हैं, यहाँ आ जाते हैं, पूरी जिंदगी के लिए यहीं रह जाते हैं, हमारा रिसोर्सेज खा जाते हैं, ऑल ऑफ दैट, विच इज़ वेरी आयरॉनिक, क्योंकि मिस चूला खुद एक इंडियन ओरिजिन बॉर्न है। ओके तो अब देखिए सुनक भी काफ़ी ज़्यादा एंटी माइग्रेंट है, इवन दो उनकी जो वाइफ है अक्षता मूर्ति वो खुद एक इंडियन है, इन्फोसिस की सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति की बेटी है। बट नेवरदलेस लेट्स सी, यूके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने एक दूसरे के साथ फर्स्ट कॉल की है जब से सुनक बने हैं, ऑफिस लिया है उन्होंने। तो उसमें बेसिकली क्या बोला है कि दोनों ही मिलकर कॉपरेट करेंगे। देखिए आपको इंग्लिश चैनल के बारे में पता है, इंग्लिश चैनल से क्या होता है, इलीगली क्या किया जाता है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। बहुत सारे स्पॉन्सर्स ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं लोगों को ये तसल्ली देते हैं, देखिए हम आपको क्या करेंगे, हम यहाँ से सीधा बोर्ड, छोटी छोटी बोर्ड्स के माध्यम से, बहुत ही डेडली वो चैनल है ना, तो कोई ऐसा रूट भी नहीं है प्रॉपर, तो हम आपको वहाँ पे यूके में पहुँचा देंगे, इंग्लैंड में पहुँचा देंगे, आपको बस कुछ पैसे देने। तो ट्रैफिक भी करते हैं बहुत लोग इस तरह से इलीगली। तो इसको रोकने की इन्होंने बोला है कि हम जितना अनवायबल हो सके पीपल ट्रैफिकर्स के लिए उतना अनवायबल इस रूट को बनाएंगे दोनों साथ मिलके। ओके तो ये आप देख सकते हैं, यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी है। तो यूके गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। ऑलराइट, पैनल टू हियर प्लेन्स अगेंस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो फाइनली क्या हुआ है, देखिए सोशल मीडिया यूजर्स अब उनके पास ऑप्शन है कि बाई चांस उनका अगर फॉर एग्जांपल ट्विटर है, ट्विटर से उनको कोई दिक्कत है, या फेसबुक पे कोई दिक्कत है, उनको कोई साइबर सिक्योरिटी इशू है या कोई भी, ठीक है, तो वो बेसिकली उन्होंने एक कंप्लेंट फाइल की किसके साथ, ट्विटर के ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अब ट्विटर ने जो उस पर वर्डिक्ट दी वो उनको पसंद नहीं आई, या फिर जो भी उन्होंने केस को सॉल्व किया, फिर वो अपील किसको फाइल कर सकते हैं, अब सेंट्रल यानी कि केंद्रीय सरकार अब एक एपेलेट मैकेनिज्म लेके आएगी, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, एक या एक से ज्यादा ग्रीवेंस एपेलेट कमिटीज हो सकती हैं 3 महीने के अंदर अंदर। बेसिकली इस गैजेट नोटिफिकेशन को अक्टूबर 28 को दर्ज किया गया, उससे 3 महीने के अंदर अंदर इसको बना दिया जाएगा। जो हर एक कमेटी होगी बेसिकली उनके पास पावर होगा कि वो आप यानी कि ओवरटर्न कर सकते हैं जो भी उन्होंने बेसिकली वर्डिक्ट दी है या सोल्यूशन दिया है या डिसीजन किया है, जो स्पेसिफिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है उनके खिलाफ, ठीक है। एक चेयरमैन होगा, 2 होल टाइम मेंबर्स होंगे अपॉइंट किए जाएंगे सेंटर द्वारा, ऑफ विच 1 विल बी अ मेंबर एक्स ऑफिशियो एंड 2 शैल बी इंडिपेंडेंट मेंबर्स। द कमिटी विल मेक एन एंडेवर टू रिजॉल्व द अपील अब 30 कैलेंडर डेज के अंदर अंदर, बेसिकली जब अपील आएगी उसके अंदर अंदर आपको रिजॉल्व करना है। कैलेंडर डेज बोला है, वर्किंग डेज नहीं बोला मैंने, ठीक है। एलन मस्क fires top executives of Twitter. Now this is, आपको पता है ये तो आर्टिकल ऑफ द डे टाइप्स है, क्योंकि एलोन मस्क ने खरीद लिया है ट्विटर को, ठीक है। आई थिंक 44 बिलियन की डील हुई है, 44 बिलियन डॉलर्स की। ओके तो अब फाइनली उन्होंने क्या बोला है कि मैं ह्यूमैनिटी के लिए ये कर रहा हूँ, क्योंकि पोलराइजेशन बहुत हो गई है, हेट स्पीच होती है ट्विटर पे, इस तरह की बातें उन्होंने बोली है। सो दिस इज kind of a मैं प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहा, फॉर ह्यूमैनिटी, बिकॉज ऑफ कोर्स व्हेन यू ग्रो एज कॉर्पोरेट लीडर्स देयर कम्स सर्टेन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स इज वेल। तो ये उन्होंने कहा है, देखते हैं वो तो क्या तब्दील होता है असल में, वो हमें देखना है आगे। पर मिस्टर मस्क ने आते ही बेसिकली सीईओ पराग अग्रवाल, जिनकी सीईओ बनने पे इतना ज़्यादा हेल किया गया था इंडिया द्वारा, सीएफओ नेट सेगल और लीगल अफेयर्स एंड पॉलिसी चीफ विजय गड्ढे, उनको निकाल दिया है। उन्होंने बोला है कि ये हमें मिसलीड कर रहे थे, हमने इनसे
पूछा कि कितने फेक अकाउंट्स प्लेटफॉर्म पे रन करते हैं, तो उन्होंने हमें सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो इसीलिए दे आर नॉट विजिलेंट, और ये सही नहीं है। ठीक है, मिस्टर मस्क का टेक ओवर है बेसिकली। देखिए, अब भारत की सरकार द्वारा ये कहना है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्टर ने ये कहा है, देखिए ऐसा नहीं है कि मस्क ने ले लिया तो ट्विटर से हमारी एक्सपेक्टेशंस बदल जाएंगी, उनको भी हमारे आईटी रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा जो भी है, ठीक है, जो हमारी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस आई है। थैंक यू सो मच।